अस्सलामुअलैकुम, सुबह बखैर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज मुझे आप लोगों की सेहत के हवाले से बात करनी है क्योंकि आज मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे लोग अपनी एज से पहले ही बूढ़ा महसूस करने लग गए हैं। क्या आपको वैसे लगता है कि आप ज़रा सा काम करते हैं और आपको थकन बहुत ज़्यादा होने लग जाती है? आपको कभी भी लगता है कि आप बिला वजह आपके मिजाज में बहुत चिड़चिड़ापन आ रहा है? आपको लग रहा है कि कभी कभी ऐसा होता है कि पंखे की हवा भी आपको बहुत ज़्यादा बॉदर कर रही है और आपको उससे लग रही है कि मुझे से ठंड ठंड लग रही है? कभी ऐसा लगा आपको कि थोड़ी देर एसी में बैठने के बाद आपको लगेगा आपकी जॉइंट्स में बहुत तकलीफ हो रही है, या एकदम बैठ के आप खड़े होंगे तो आपको चक्कर से आएंगे, आपके लिए नमाज पढ़ना मुश्किल हो जाएगा और आप फिर अच्छे भले जो फिजिकली तौर पे तो फिट होंगे, लेकिन जिस बिकॉज आपको चक्कर बहुत आ रहे हैं, आप कह रहे हैं भी खा तो मैं बिल्कुल सही रहा हूँ, मैं मल्टीविटामिन भी बिल्कुल सही ले रही हूँ, लेकिन पता नहीं मुझे चक्कर इतने क्यों आ रहे हैं। ऐसी बहुत सारी और चीज़ें आपकी हैं, भाई खुराक तो मेरी बहुत अच्छी है, मैं अंडे भी खा रही हूँ, मैं मल्टीविटामिन भी खा रही हूँ, मेरे बाल क्यों गिर रहे हैं भाई इतने ज़्यादा, या मेरी स्किन में वो ग्लो क्यों नहीं आ रहा, या मेरी अगर मैं जो विटामिन ई अगर मैं ले रही हूँ अपनी आँखों के लिए भी, तो कुछ फिर भी आँखों के आगे धुंधलापन क्यों है भाई। सुबह लोग मैंने देखा नाश्ता भी करते हैं, दोपहर का खाना भी खाते हैं, रात का खाना भी खाते हैं, लेकिन समहाउ जो आपकी चॉइसेस होती है ना, उनसे आप कहीं ना कहीं मार खा जाते हैं। मैं बहुत सारे लोगों को देखती हूँ जो कि इतनी लोडेड किस्म की मल्टीविटामिन ख़रीदते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो कहते हैं कि भाई ये हम पे काम क्यों नहीं कर रही, क्योंकि वो हम पे इसलिए काम नहीं कर रही होती हैं क्योंकि आपको पता है जब आप मल्टीविटामिन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं ना, एक तो उसका कॉम्बिनेशन बहुत मैटर कर रहा होता है कि आपने किस चीज़ को किसके साथ लेना है, कौन से विटामिन को आपने किस विटामिन के साथ कंज्यूम करना है, किस टाइम पे कंज्यूम करना है, और साथ में बहुत सारे मल्टीविटामिन तो हमें एकदम याद आता है, ओह मैंने तो लिया ही नहीं, और आप चलते फिरते वो खा लेते हैं। बल्कि उसके बारे में स्ट्रिक्टली कहा जाता है कि आपने खाने के दौरान, यानी कि अगर मैं कोई खाना खा रही हूँ तो आप उसके दौरान में वो खा लो ताकि वो आपके फूड का हिस्सा बन जाए, क्योंकि उसको भी डाकिया एक कैरियर चाहिए होता है। सो आइए जो मल्टीविटामिन के जो कैरियर्स हैं ना, जो उनके डाकिए हैं, जो सही इनको जो उनका कासिद है, जिनको सही मकाम तक पहुँचाएगा, आज हम उस हवाले से बात करेंगे, इनकी टाइमिंग्स के हवाले से बात करेंगे। अक्सर लोग सोते हुए सारे मल्टीविटामिन लेना शुरू कर देते हैं, लेकिन भाई क्या वो सही टाइम है? सुबह कौन से लेने चाहिए, दोपहर कौन से लेने चाहिए, शाम में कौन से लेने चाहिए, किसके साथ क्या लेना है, किस टाइम पे लेना है, आज इन तमाम चीज़ों के वाले से मैं बात करूंगी। तो जनाब मेरे साथ शो में मौजूद हैं डॉक्टर आयशा अब्बास जो कि न्यूट्रिशनिस्ट है, मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर फरहान रहमान जनरल फिजिशियन है, मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शकीला काजी साहिबा असिस्टेंट प्रोफेसर स्पेशलिस्ट फैमिली मेडिसिन में है। मैं आप तीनों को खुश आमदीद कहना चाहती हूँ जनाब, और डॉक्टर बतूल अब से थोड़ी देर बाद हमें ज्वाइन कर लेंगी। सबसे पहले तो मुझे वैसे ये बताएं डॉक्टर फरहान, अगर मैं आपसे शुरू करूँ, हमारी बॉडी को बहुत अच्छा चलाने के लिए कौन कौन से विटामिन दरकार हैं? मतलब इसमें सबसे पहले तो ये देखना है कि जिस तरह हम लोगों की बॉडी बनाई है अल्लाह मियां ने, तो उसको लेके चलने के लिए हर चीज़ की ज़रूरत है, और ये भी एक असूल तय है कि किसी चीज़ की भी कमी या ज़्यादती आपको नुकसान पहुंचाएगी। अच्छा, अभी तकरीबन किससे क्या होता है वो भी डिस्कस हो गया, और डिफिशेंसीज आपके अलामात ज़ाहिर करती हैं। तो बात ये बिल्कुल सही है कि आपको कोई भी वीकनेस है, कोई भी फटीगेबिलिटी, ज़रूरी नहीं है कि आप विटामिन डेफिशिएंट है, लेकिन अगर डेफिशिएंट भी है तो कौन सी वाली। चक्कर की आपने बात की, तो ज़रूरी नहीं है कि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से ही चक्कर आ रहे हो सकता है अनीमिया हो सकता है आयरन डेफिशिएंसी हो सकता है थायराइड का कोई इशू हो, क्योंकि जो थायराइड के पेशेंट होते हैं उनके एब्जॉर्प्शन के इशूज़ होते हैं। हमारे यहाँ कमी की मेन वजह जो है बेसिकली वो ये है कि हमारा लाइफस्टाइल बहुत अजीब व गरीब सा है। उसमें ये कि एक हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं हिडन हंगर इफ़ेक्ट। उसका मकसद ये है कि आपको बहुत अच्छे खाते पीते, आपने कहा ना सब कुछ खाता हूँ लेकिन वीक हूँ, लेकिन उनके अंदर विटामिन्स की और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की डिफिशियंसीज होती हैं, जिसकी वजह से वो हेल्दी नहीं होते ओवरऑल, क्योंकि वो उसकी सही कंपोजिशन और सही क्वांटिटी जो डेली बेसिस पे रिक्वायर्ड है वो नहीं ले रहे होते। हर विटामिन की डेली बेसिस पर है कि इतनी लें, ऐसे ज़्यादा ना लें। टॉक्सिसिटी भी नुकसानदेह है, कैरियर्स चाहिए होते हैं, उसके अलावा वो एब्जॉर्ब नहीं होंगी बॉडी में। दो तरह की विटामिन है, वाटर सॉल्युबल और आपकी फ़ैट सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल तो यूरिन से चलो निकल जाएंगी, वो शायद इतनी ना करें, लेकिन जो फ़ैट वाली हैं अगर आप वो ले लेंगे क्वान्टिटी में ज़्यादा, तो वो जब आपके उनको जगह नहीं मिलेगी, अपने रिलेटेड जगहें नहीं मौजूद होंगी, तो वो इधर उधर जाके लिवर में फैट में डिपॉजिट हो जाएंगे, और इसमें विटामिन ए और डी टॉक्सिसिटी की तरफ भी ले जाते हैं। फैट टॉक्सिक होती है, लिवर टॉक्सिक होती है, इस तरह की बातें भी होती हैं। तो जब तक आपको कंटिन्यूसली मतलब होली सोली नहीं पता कि आपको किस चीज़ की डिफिशियंसी है, कुछ वक्ती तौर पर ले लिया आपने, अच्छा फील किया, वेल एंड गुड, लेकिन कंटिन्यूसली आपके सिम्टम्स है तो डू गेट अ कंसल्ट कि मुझे मसला बेसिकली क्या है। अब अगर हम एब्जॉर्प्शन की बात करें तो अक्सर लोग प्रेगनेंसी में खासतौर पे, जो हमारा पहला जुमला होता है ख़वातीन को समझाने का, वो दूध के साथ लेनी, पानी के साथ लेनी है। तो अगर आप आयरन दूध के साथ लेंगे और या आयरन कैल्शियम साथ खाएंगे तो
नल एंड वाइड हो जाएगा दोनों का इफेक्ट, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को एब्जॉर्ब नहीं होने देते। हम कैल्शियम वाला पानी बनाते हैं और उसके आयरन की भी गोली आयरन की गोली खा लेते हैं, फायदा उसको कोई नहीं है, कोई नहीं, क्योंकि पैसे ज़ाया हो गए आपके, पैसे ज़ाया हो गए आपके। उसको हम हमेशा पेशेंट को समझाते हैं, लिख के देते हैं, एक सुबह में लेनी, दोपहर में लेनी, या एक सुबह या शाम में लेनी है, मतलब अलग अलग टाइमिंग ताकि दोनों को टाइम मिले। इसी तरह फॉलिक एसिड, फोलेट है, विटामिन B9 जो है आपकी, उसमें ये है कि हमारी यही कैंपेन और अवेयरनेस होती है कि बिफोर यू प्लान टू गेटिंग मैरिड लड़कियां स्टार्ट कर दें, क्योंकि न्यूरोट्यूबल डिफेक्ट हमारे यहाँ बहुत कॉमन है और 99% क्योरेबल है विद जस्ट टेकिंग अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ फॉलिक एसिड। अच्छा डॉक्टर आशा, देखिए बहुत से जगहों पे ये भी होता है कि हम लड़कियां जो है वो अपनी वाइटामिन्स का ज़्यादा ख्याल कर रही थी, लड़के समहाउ जो है ना वो अपने वाइटामिन्स लेवल का वो उतना ख्याल नहीं कर रहे थे। और हमारी जो सोसाइटी ना, अगर कोई लड़का अपना ख्याल रख रहा है तो हम उसको टेढ़ी आंखों से देखना शुरू कर देते हैं, तुम्हें क्या बनी है, आदत है ना। हाँ। तो मुझे ऐसे बताएं कि देखें ऐसी हर बॉडी के लिए जो विटामिन्स का लेवल वो भी डिफरेंट होता होगा। जैसे कुछ गाड़ियों में डीजल डलता है, कुछ गाड़ियों में हाई ऑक्टेन डलता है, तो नॉर्मल पेट्रोल डलता है। तो आई एम श्योर कि विटामिन्स को लेके भी और हमारी बॉडी का भी कुछ ऐसा ही रिश्ता होगा। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, और जिन वाइटामिन्स की ज़रूरत जो है ख़वातीन को है, डेफिनेटली उन्हीं वाइटामिन्स की ज़रूरत भी मर्द हजरात को है। लेकिन जब मर्द हजरात अपना थोड़ा सा केयर करने लगें तो बीवियाँ भी उनको टेढ़ी आंखों से देखना शुरू कर देती हैं, और इस वजह से वो भी कुछ शर्मा से ही जाते हैं और अपना केयर भी छोड़ देते हैं। लेकिन ऑफ कोर्स देखना और ख्याल करना ज़रूरी है, लेकिन इसमें सिर्फ मर्द और औरत की डिफ्रेंसिएशन नहीं है, इसमें एज ग्रुप का ताल्लुक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे बच्चों की जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत डिफरेंट है उनकी एज के हिसाब से, फिर मिडिल एज आ गई, फिर अडल्ट्स आ गए। क्योंकि बच्चों में अगर हम देखते हैं तो फिर वो ग्रोथ का हिसाब होता है, टीन एज की डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती है, फिर अडल्ट्स में डिफरेंट है, बुढ़ापे की डिफरेंट है, तो रिक्वायरमेंट सबकी डिफरेंट है। लेकिन जैसे अभी आपने यहाँ पे बताया था अपने टेलीविज़न पे कि बात यह है कि ख़ुद से लेना, कि फ़लाना जो है मेरा दोस्त है उसके बाल बहुत गिर रहे थे तो उसने बायोटिन खाई तो उसको फ़र्क पड़ गया। फिर मेरी एक दोस्त है पड़ोसन है, उसके जॉइंट्स में पेन हो रहा था तो उसने ये विटामिन डी का इस्तेमाल शुरू कर दिया। ये वाला काम जो है ये ठीक नहीं है। मुझे ये वाकई में बात समझ में नहीं आती कि ये खातून भी अपने हस्बैंड से यही कह रही हैं कि तुम इतनी विटामिन्स खा रहे हो तो एक मरतबा डॉक्टर को दिखा लो, विटामिन्स भी फ्री नहीं मिलती। बिल्कुल, आप बहुत महंगी है, मतलब इतनी वो महंगी है। तो अगर एक मरतबा आप फीस देख के डॉक्टर को दिखा लेते हैं और समझें कि अपना एक प्लान कर लेते हैं कि आपको ये पता चल जाए कि आपको इन विटामिन्स का इस्तेमाल करना है, क्योंकि इनकी टॉक्सिसिटी भी है, आप इनको बिला वजह ले रहे हैं। एक आम इंसान को ये पता भी नहीं होगा कि उसको आयरन और कैल्शियम साथ में नहीं खानी, उससे पेट में बहुत दर्द होता है, नुकसान तो रहता है, आपको दर्द बहुत ज्यादा होता है। डॉक्टर अभी बात हुई, ये तो मतलब मुझे भी मेरे शो के तवज्जो से पता चल रहा है कि मैंने भी पैसे ज़ाया किए हैं, मतलब आयरन और कैल्शियम आपने साथ कंज्यूम नहीं करनी। अच्छा एक बार ना मुझे मेरी दोस्त के बड़े ज़बरदस्त बाल, मैंने उससे कहा भाई तुम्हारे बड़े अच्छे बाल हैं, तो उसने मुझे 3-4 चीज़ें बताई। अच्छा उसका मेरा थोड़ा सा एज गैप है, तो उसने वो एक वो ले ली थी इवनिंग प्रिमरोज की, वो भी गोलियां ले ली थी, कतम्बी लो ये बहुत अच्छी हैं इसमें। हाँ। अच्छा अब वो मल्टीविटामिन्स के साथ मैंने लेना शुरू कर दी। अब वो जब मैंने लेना शुरू कर दी तो मुझे ऐसा लगता था जैसे मुझे ना मेरा दिल बंद हो रहा है। exactly. और मुझे ऐसी फील होती थी जैसे मुझे कोई हार्ट अटैक आ रहा था। 2 दफ़ा तो ऐसे कि मैंने सबको इकट्ठा कर लिया कि मुझे लग रहा है कि मुझे कुछ हो रहा है। सो मैंने फिर डॉक्टर से रीच से आप ही हैं डॉक्टर रीच में, तो मैंने डॉक्टर से कहा कि मुझे ना प्रॉब्लम हो रही है, मैंने ये खाई। तो उन्होंने कहा कि पहली बात है कि ये तो तुम्हें इवनिंग प्रिमरोज की देखिए एक एज है कि आपने उसको एक पर्टिकुलर एज के बाद लेना शुरू करनी है, और तुम उसको अगर रोज ले रही हो कि नहीं खवातीन के लिए बहुत अच्छा, तो तुम्हें तकलीफ है। फिर मैंने कहा ये वाली मेडिसिन भी तुम्हें लेने की जरूरत नहीं है, ये भी तो आपको ऐसा हमें नहीं पता ना, हमें दोस्तों ने बताया, हमने कहा वाह जबरदस्त, हमने लेना शुरू कर दिया, लेना शुरू कर दिया। अच्छा यही मैं जिनका बता रही हूँ कि जिन्होंने बायोटिन का इस्तेमाल किया, मतलब वो शायद मजीद उनका हेयर लॉस हो गया होगा, वे शायद ज़्यादा गंजे हो गए इसलिए क्योंकि उनका जो हेयर लॉस हो रहा था वो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से हो रहा था और विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से हो रहा था। तो उनको ब्लड टेस्ट कराने की ज़रूरत थी, उन्होंने हज़ारों लाखों रुपए बायोटिन पे लगा दिए। तो वो डॉक्टर को दिखा लेते, उनका एक ब्लड टेस्ट हो जाता, उसमें पता चल जाता कि उनका विटामिन डी इतना लो था और उसकी वजह से वो बेचारे अपना हेयर लॉस उनका हो रहा था और गंजे हो रहे थे। तो ये सब चीज़ें हमारे लोगों को बात समझ में नहीं आती, वो डॉक्टर को नहीं दिखाना चाहते लेकिन वो बिला वजह हज़ारों रुपए विटामिन के ऊपर लगा देते हैं। अगर वो अपनी खुराक अच्छी कर लें, स्ट्रेस दूर कर लें, पानी अच्छा इस्तेमाल कर लें, एक अच्छी बैलेंस डाइट ले लें, स्ट्रेस दूर हो सकता है, खुद से बताया पहले हो नहीं सकता मगर कोशिश की जा सकती है, मेहनत हो सकती है। हाँ, मेहनत हो सकती है। डॉक्टर साहब आप इसमें क्या ऐड करना चाहेंगे कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें, जैसे भी ये बात हम पे अफशा हुई कि कैल्शियम, मैं बार बार इसलिए बोली ताकि आप भी ना अपने दिमाग से लिख लें कि कैल्शियम और आयरन की इनटेक साथ नहीं है, ऐसी कौन सी गलतियाँ जो हम कर रहे थे हमें पता ही नहीं है। हम कभी भी आयरन जो है वो विटामिन सी के साथ नहीं खाते और हमको आयरन विटामिन सी के साथ खाना है क्योंकि आयरन की एब्जॉर्प्शन विटामिन सी कराता है।
नहीं समझ में आई। Yes. यानी कि आप तो फिर जो इन्होंने बात कर दी आपने उनसे बिल्कुल मुख्तलिफ बात कर दी। वो विटामिन डी और कैल्शियम की बात करी है। नहीं लेनी और विटामिन सी इज डिफरेंट ना। Yeah. जैसे आपने कैरियर की बात की ना, तो हाँ। विटामिन सी आयरन को आपने absorb करने में डाकिया बहुत की बात हेल्पफुल की। होता हाँ, है। डाकिया की, हाँ। डाकिया। जी 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 ठीक तो है। हर विटामिन के लिए एक डाकिया होता है, तो हाँ। आयरन के लिए जो डाकिया है वो विटामिन सी है। ओके ठीक है, यानी कि विटामिन सी वाली गोली का हम पानी पी सकते हैं। तो हम विटामिन सी नॉर्मली के कहते हैं साथ- आयरन के हाँ। साथ आप कीनू का मौसम है तो कीनू का Yes. थोड़ा सा जूस ले लें या स्कंज भी बना के मैं ले फिर लें। यहाँ पे वाटर की, ठीक है, तो इसका मतलब सही कि वो जैसे अगर आप वो क्या कहते हैं जो कैल्शियम वाला जो पानी होता है उसमें हाँ। लेकिन मेन कैल्शियम होता है। हाँ नहीं, आप कीनू के जूस के साथ हाँ। या कोई भी विटामिन सी सप्लीमेंट के साथ आयरन लेंगे तो आयरन एब्जॉर्ब होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, और ठीक है। हमेशा आयरन जो है वो हमको खाली पेट खाना चाहिए। अच्छा ठीक है, जो कि हम अमूमन क्या करते हैं, भरे पेट खाते हैं, उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन होती है, किसी को डायरिया होता है, तो आयरन एब्जॉर्ब ही नहीं हो इसका रहा मतलब होता। सुबह के टाइम खानी सुबह चाहिए, में खानी चाहिए, बिल्कुल खाली पेट निहार मुंह। बिल्कुल। अब बाकी जो इम्पोर्टेंट बात है ना कि हम जैसे एक रेस में लगे हुए हैं कि विटामिन्स विटामिन्स विटामिन्स, तो ज़रूरी नहीं है हर चीज़ जो है वो विटामिन डेफिशिएंसी ही हो। देयर आर सो मैनी कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स। और कभी कभार ऐसा भी होता है कि लोग विटामिन्स खा रहे होते हैं मगर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता, तो आपके जीआई ट्रैक जो है उसमें मेल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम है, तो एब्जॉर्ब ही नहीं कर पा रहा आपकी किसी भी विटामिन को, और उसकी वजह से आप विटामिन डेफिशिएंट भी हैं। तो ये क्या सिचुएशन होती है कि अगर आपके अंदर वो विटामिन सीलिक डिजीज है या कोई भी जीआई डिस्टर्बेंस है, मेजॉरिटी लोगों को तो एसिड पेप्टिक डिजीज होती है, हर दूसरे बंदे की एसिडिटी हो रही होती है, पेट खराब होता है, खाना हजम नहीं हो रहा, एसिडिटी हो रही है, और उसमें वो क्या करते हैं कि वो राइजिक जो कि मशहूर ज़माना दवा है, बच्चे भी हर कोई ले रहा होता है, और वो भी खा रहे हैं और साथ में आप मल्टीविटामिन्स भी खा रहे हैं, तो दोनों चीज़ों का असर, जैसे डॉक्टर साहबा ने कहा ना, नल एंड वॉइड, आपको किसी चीज़ का फ़ायदा नहीं हुआ। तो ये जो सेल्फ मेडिकेशन है सबसे ज़्यादा हार्म दे रही है हम लोगों को, बजाय इसके कि हम थोड़ा सा अपना इन्वेस्टमेंट सबसे पहले डॉक्टर के पास जाके करें, कंप्लीट चेकअप कराएं, डॉक्टर आपकी हिस्ट्री लेगा। बहुत सारी विटामिन डेफिशिएंसीज मिलती जुलती होती हैं मेजॉरिटी में, जैसे विटामिन डी डेफिशिएंसी में भी फॉरगेटफुलनेस होती है, बातें भूल जाना, और विटामिन B12 की डेफिशिएंसी में भी वही होता है। विटामिन डी तो मुझे लगता है हम सब में ही फिर कम है। सब में डेफिशिएंट है क्योंकि हम धूप नहीं लेते, हम सनलाइट, इसको कहते हैं सनलाइट विटामिन है ना, तो हम वो धूप लेते भी वो है जो कि बहुत खतरनाक वाली होती है। बिल्कुल बिल्कुल, 12 बजे की बात है, जो सुबह की ठंडी धूप, जो ठंडी धूप होती है, जो सुबह सुबह की होती है, वो लेनी वो चाहिए। ही फायदेमंद है। उस टाइम पे तो लोग सो रहे होते हैं, नहीं डॉक्टर साहब नहीं अपनी लोगों की नींद नहीं खराब करनी, इसके अलावा ये है कि धूप का टाइमिंग असर चेंज पे जा करें। सकते हैं ना, असर की ले सकते हैं अगर सुबह फजर की नहीं ले, असर और फजर की जो हाँ, ठंडी धूप है, जो ढलता और dawn and उभरता dusk, सूरज है, दैट dusk के इज लिए द बेस्ट टाइम टू हैव। और आप हफ्ते में कम से कम हाफ एन आवर 3 दफा भी बैठ जाते हैं, यानी 150 मिनट्स भी अगर आप धूप लेते हैं तो मोर देन इनफ फॉर यू। लेकिन उसके साथ एक शर्त है, सारा कुछ लपेट लपाट के नहीं लेनी धूप, कम से कम आपकी स्किन एक्सपोज होना चाहिए, स्किन एब्जॉर्ब करेगी और फेस नहीं एब्जॉर्ब करता। बेसिकली आपके ये जो लेंस होते हैं ज्यादातर ये पहले आप absorb मुंह करते करके बैठ जाए ऐसे हैं। नहीं कोई फायदा नहीं। नहीं, वो तो पूरी बॉडी कवर्ड होती है, सिर्फ चेहरा होता है, तो वो अगर उस पे सिर्फ धूप आप ले रहे हैं तो उस वो थोड़ी इनफ होती है। बेनिफिट नहीं है उसका कोई, आपको कम से कम हाफ बॉडी एक्सपोज करके, और आपके आप ऐसी wrist जगह बैठे और जहाँ बैठ आपके सकते हैं, पाँव एक्सपोज, जहाँ बैठ सकते हैं, मतलब फीमेल्स का यही, हमारे यही तो फैक्ट है। 70% मोर देन 70% पाकिस्तानीज जो है डेफिशिएंट इन विटामिन डी है। हम बगैर टेस्ट के भी हम ट्रायल जरूर देते हैं, हमें पता होता है कि ये डेफिशिएंट ही है, जो सिम्टम्स से और हिस्ट्री से हमें अंदाजा भी हो जाता है कि इट इज मोर टुवर्ड्स विटामिन डी डेफिशिएंसी। हाँ, रिस्पॉन्स ना मिले तो देन वी गो फर्दर टेस्टिंग की, कोई और वजह भी हो सकती है, लेकिन उसकी वजह यही है कि एक तो हमारा हाउस होल्ड ऐसा है, बहुत बंद घर हैं। अच्छा, एक कॉमन कंप्लेन होती है पेशेंट्स की, हमारे घर धूप नहीं आती, तो उनका मकसद वो होता है कि वो वाली धूप जो चिंगाड़ती हुई धूप और फुल फ्लेज रोशनी नहीं, आपकी छोटी सी भी खिड़की से आ रही, जरूरी नहीं कि आप एक्सपोज सन में हो, आप जो आपके ग्लास से क्रॉस होती है, आप वहाँ खड़े हो जाए, अपने कमरे में खड़े हो जाए, आपको नहीं जरूरत है कहीं बालकनी में खड़े होके कि आपको होके दुनिया देखेगी, इस तरह की बात। मतलब रीजंस हैं और सॉल्यूशंस हैं, लेकिन आप समझने के लिए आए तो सही। बस आप समझाएंगे ना उनको। हम यहाँ पे हमारे साथ कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो मदिया? बिल्कुल ठीक। फौजी आप ठीक हैं? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र। मदिया, डॉक्टर बतूल नजर आए या डॉक्टर आयशा आप बता सकती हैं तो जी, जी। बता दें। जी। मेरे पूरे बॉडी में ना बहुत ज्यादा पेन है और 2 साल से मुझे ना यूरिक एसिड बढ़ा है, तो उसकी वजह से मेरे ना जॉइंट में भी बहुत पेन है। अभी हफ्ता हुआ है कि मेरी राइट पाउंड की जो एड़ी है ना वो बहुत जबरदस्त पेन करती है, खड़ा होना मुश्किल हो जाता है। तो मैं जब सुबह तहज्जुद के टाइम उठती हूँ ना, तो मैं मुझसे उठा नहीं जाता, क्योंकि मेरे अब्बू की डेथ को 5 साल हुए ना, तो अब्बू
बताते होते थे कि पुत्र इस तरह ना आप 10-15 मिनट बैठ के फिर उठा करो, एकदम सो के जब इंसान उठता है तो नहीं उठा जाता। अब भी 10 मिनट के बाद उठती हूँ ना तो फिर एड़ी से उठा नहीं जाता। तो प्लीज काइंडली अगर आयशा बता दे जी, जी। या डॉक्टर बतूल बता अभी डॉक्टर बतूल ने डॉक्टर आयशा से कौन सा पूछे थे। टेस्ट करवाऊँ? अच्छा, अब एज आपने इनकी पूछी, आप इनसे पूछ लें। हाँ, आप अपनी उम्र बता दीजिए। जी जी, मेरी उम्र है 49 है और मैं अनमैरिड हूँ। अच्छा, आप ठीक 49 से है। 99। अच्छा, अब ये वैसे तो इन्होंने बता ही दिया है कि इनका यूरिक एसिड जो है वो बढ़ा हुआ है, लेकिन साथ में अगर ये अपना विटामिन डी का टेस्ट भी करा लेती हैं तो वो भी बहुत अच्छा है। विटामिन B12 का भी करा लें, और जॉइंट पेन्स ये बता भी रही हैं वैसे। और दूसरी बात ये कि इसमें डाइट ऑफ कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। यूरिक एसिड अगर इनका बढ़ा हुआ है तो उसकी वैल्यू के हिसाब से इनको मेडिसिन भी दी जाएगी, उससे भी फ़र्क पड़ता है। लेकिन डाइट में ये कोशिश ये करें कि अगर ये लाल गोश्त का इस्तेमाल करती हैं उसको कट डाउन करें बहुत ज़्यादा, और प्लस ये अंडे का इस्तेमाल जर्दी के साथ रोज़ाना ना करें, ठीक है। चने की दाल का इस्तेमाल रोज़ाना ना करें। इन्होंने ऑल्टरनेट डेज पे मूंग की दाल का इस्तेमाल किया, सब्जियों का ये इस्तेमाल करें, और कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा कि डाइट को अपनी बैलेंस रखें। उसमें कभी के बाद डेली भी लें, सब्जियां भी लें, फलों का इस्तेमाल भी करें, लेकिन रेड मीट का इस्तेमाल जो है ये कट डाउन करें। यूरिक एसिड लेवल्स इनके कम आएंगे तो इनके जॉइंट पेन्स में भी फ़र्क पड़ेगा। और अगर इनको वज़न की ज़्यादती का ये शिकार है, इनका वज़न हमने नहीं पूछा, तो ग्रेजुअली उस वज़न को कम करें, क्योंकि वजन सारा जॉइंट्स पे ही आ रहा है और वो उसी वेट को उठा के डेली मूव ऑन कर रही हैं। जब ये बैलेंस डाइट के जरिए अपना वजन कट डाउन करेंगी, तेल चिकनाई अगर ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं अपनी खुराक में, इनको बहुत फ़र्क पड़ेगा। आई एम श्योर कि आप जो है वो डॉक्टर साहब को आपने सही सुना भी हो। और क्योंकि देखिए अक्सर खुराक में भी ना हम लोग एहतियात नहीं करते। बिल्कुल। और मैंने बहुत सारी जगहों पे देखा डॉक्टर साहब कि हम लोग वाकई में नहीं पता होता कि हमने क्या चीज़ खानी है। कुछ लोग अगर सब्जी खा रहे तो उनका सब्जियों पे ही बहुत ज़्यादा इंहिसार है। कुछ लोग जो दाल खाने वाले दाल, कुछ लोग वाले जो गोश्त हैं, क्योंकि अभी तक माशाल्लाह से बकरा ईद को खैर ख़त्म हुए काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन अभी तक लोगों की जो कुर्बानी की गोश्त है निकल के आ रहे हैं लोग, कुछ लोग अभी भी वो बहुत ज़्यादा खा रहे हैं। तो मुझे बताएं, जब हमारा जिस्म इतनी ज़्यादा जानवरों को गोश्त कंज्यूम कर लेता है तो जो हमने दूसरे विटामिन वाले लेना होता है तो क्या हमारी बॉडी पे असर करते हैं? बिल्कुल असर करते हैं। अब जैसे कुछ लोग हैं वो बड़े फख्र से बताते हैं कि जी हम तो वेजिटेरियन हैं, हम गोश्त को हाथ ही नहीं लगाते। जी, जी, बहुत ज़्यादा उनको वो होता हाँ। है, और इस बात को वो बताते भी हैं कि गोश्त की तो स्मेल से भी हमारी तबीयत ख़राब हो जाती है। अब देखिए कुदरत का एक निज़ाम है, कुदरत हमसे 70 माहों से ज़्यादा मोहब्बत करती है ना, हमारा रब है। जितनी भी चीज़ें बनाएंगे उसमें कोई अफादियत है। अब विटामिन B12 है, वो इतनी कोई इंपॉर्टेंट विटामिन है, आपका इतना काम वो ज़्यादा कर रही होती है। अब वो जो लोग वेजिटेरियंस हैं उसमें तो उनकी बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी हो जाती है, ठीक है। और कितने उनको तो फिर उनका टेस्ट करवाना पड़ता है, उनको विटामिन देनी पड़ती है। अब जो लोग वेजिटेरियंस हैं उनमें वो कहाँ से आएगी, वो तो मौजूदी गोश्त के अंदर है। तो अगर कोई भी चीज़ कुदरत ने आपके लिए बनाई है तो उसमें आप एक तरफ को अपने आप को बिल्कुल ना लेके चले जाएं कि आप एक्सट्रीम पे चले गए, या आपने बिल्कुल ही अपने आप को गोश्त पे कर लिया, या गोश्त खत्म करके आप दालों पे चले गए। द डाइट शुड बी बैलेंस्ड, कि आपने हफ्ते में 1 या 2 दिन गोश्त का इस्तेमाल कर लिया, 2 दिन सब्जी का इस्तेमाल कर लिया, 2 दिन दालों का इस्तेमाल कर लिया, साथ में आपने फल का इस्तेमाल भी किया, पानी, दाल, सब्जी, और उसके बाद गंदम भी है, तो तब जाके आपको सारे न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। ये विटामिन्स कुदरत ने हमारे सारी ग़िज़ा में डिवाइड ही करके रखे। और मुझे देखिए भी पूछा क्योंकि हर बंदा विटामिन अफोर्ड नहीं कर सकता डॉक्टर साहबा, कि मतलब इतने महंगे आप विटामिन खरीदने के लिए जाएं, आपको पता चला जी बायोटिन कितनी महंगी है, ये विटामिन डी और अपने मैग्नीशियम वगैरह भी लोगों ने इसका इस्तेमाल शुरू कर दिया। तो ये कोई आसान नहीं, अच्छी खासी इनकी महंगी प्राइस है। तो हम ऑफ कोर्स नेचुरल फूड में भी से तो ये सब तलाश कर सकते हैं। तो अगर जो विटामिन डी की बात हम सबसे ज़्यादा करते हैं, विटामिन D12, तो उस वाले से मैं जानना चाहूँगी उसके लिए मुतबादिल हम क्या खा सकते हैं। लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद, कहीं में जाएगा, ब्रेक के बाद मिलते हैं। जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आज हम बात करें हैं विटामिन के हवाले से, और ब्रेक के बाद हमें डॉक्टर बतूल ने भी ज्वाइन कर लिया है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहबा, कैसी हैं? ठीक है डॉक्टर साहब, वैसे आपके पास जितने भी लोग आते हैं, आपके जितने भी पेशेंट्स आते हैं, उनमें आपने सबसे ज़्यादा कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी देखी है? B12, विटामिन डी। विटामिन डी तो ऑलमोस्ट सबका ही तकरीबन 0 to 10 की रेंज में आता है। 6 हाँ, 0 to 10 की रेंज में आता है। और विटामिन B12, उसके बाद देन कम्स आयरन एंड फेरिटिन। आयरन फेरिटिन। तो मुझे बताएं कि ये सिर्फ खवातीन में जो है इसका लेवल कम होता है, या बंदे भी वैसे अपना चेकअप करा लेते हैं? कभी कभी नहीं करवा लेते हैं। देखो मैं अभी मेकअप रूम में यही बात करी थी कि कम से कम हमारे इन शोज से इतनी अवेयरनेस है
और जितने तो लोग रिलेट करते हैं, चाहे वो हेयर प्रॉब्लम हो, स्किन केयर हो, उसी के सारे टेस्ट करवा कर मेरे पास आते हैं कि सेकंड टाइम की फीस नहीं देनी पड़ेगी डॉक्टर की। तो एटलीस्ट, और दूसरा ये कि मैं जो है वो एक चीज़ और अप्रिशिएट करूँगी कि जितने हमारे ये फार्मेसीज़ और ये हैं लेबॉर्ट्रीज़ हैं, उन्होंने अब इतने अच्छे पैकेजेस निकाल दिए हैं कि अगर आपको डायबिटीज़ है तो डायबिटिक का पैकेज अलग है, अगर आप कार्डिक पेशेंट है तो उसका अलग है, एंड दे आर वेरी अफोर्डेबल। उसमें सारे टेस्ट जो है वो कवर अप हो जाते हैं। तो एनी पर्सन जो कि वो रिलेट करता है इन चीज़ों से, वो जाते हैं पहले लैब टेस्ट करवा लेते हैं। फिर ये होता है कि जब वो हमारे पास आते हैं ना, तो हमें बड़ा इजी हो जाता है। हाँ। अगर उसमें किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है तो हम ऐड ऑन करके दूसरे टेस्ट कर देते हैं, अदरवाइज ये कि ट्रीटमेंट दिया और पेशेंट सही हो गए। और मैं तो मोस्टली जो है वो रिकमेंड यही करती हूँ कि भाई आप जो है विटामिन डी के इंजेक्शंस लगवाएं रादर देन टेकिंग एमप्यूज, और अगर B12 कम है तो गो फॉर द ड्रिप। अच्छा, यूजुअली हम वैसे वाइटामिन को लेके किन चीज़ की गलती करते हैं? खाने की, विटामिन गलत टाइम पे खाते हैं। आयरन अगर हमें सुबह खाना है, आयरन बिसग्लाइसिनेट आपको नाश्ते से पहले लेना ज़रूरी है, हम नाश्ते के बाद ले रहे होते हैं और वो भी चाय के साथ ले रहे होते हैं, उसकी एब्जॉर्प्शन नहीं होती। फिर वो खाने के बाद जो है हम पानी में डालकर कैल्शियम की गोली पी लेते हैं चाय पीने के बाद फ़ौरन, कि हमने नाश्ता कर लिया अब चलो कैल्शियम भी पी लेते हैं। क्योंकि आप एड्स तो देख रहे होते हैं लेकिन आपको ये नहीं मालूम होता कि कौन सी चीज़ किसके साथ लेनी है। आप आयरन कैल्शियम के साथ नहीं ले सकते, विटामिन डी साथ नहीं ले सकते आप। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। जब आप आयरन ले रहे हैं तो आप नाश्ते से पहले लें, अगर आपको बहुत सीवियर डेफिशिएंसी है, या फिर नाश्ता करने के 1-2 घंटे के बाद लीजिए। जैसे भी विटामिन सी के वाले से बात की कि अगर सुबह आप आयरन ले रहे हैं तो उसका विटामिन सी सुबह के साथ बिल्कुल वो आप उस बार इसको आराम से लेते हैं, लेकिन कैल्शियम उसके साथ नहीं होगा। कैल्शियम उसके साथ नहीं ले सकते। विटामिन सी के साथ आप कैल्शियम ले सकते हैं, लेकिन अगर आपने नाश्ता किया है और आपने चाय पी है तो आप विटामिन सी भी नहीं लेंगे उस टाइम पे। आप आयरन तो आपने नाश्ते से पहले ले ली, लेकिन आपने अगर चाय पी है नाश्ते में तो फिर आप विटामिन सी नहीं लेंगे। कैफीन का क्या झगड़ा विटामिन सी के साथ? एब्जॉर्प्शन नहीं होती, वो आपके स्टमक एसिड्स को, या तो तू रहेगा तो मैं रहूंगा, लेकिन वो आपके स्टमक एसिड्स को डिस्टर्ब कर देता है। जब स्टमक एसिड डिस्टर्ब हो जाएंगे तो ना आयरन की एब्जॉर्प्शन होगी ना विटामिन सी होगी। आयरन की अगर आपको मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन करानी है, आपको विटामिन सी खाना जरूरी है। विटामिन सी के साथ आयरन की मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होती है, तभी हम साथ देते हैं। लेकिन अगर आप उसको स्टमक एसिड्स के साथ, चाय जब आपने पी तो आपके स्टमक एसिड्स ही डिस्टर्ब हो गए, ठीक है। अब अगर आप उसके साथ लेंगे उसकी एब्जॉर्प्शन निल होगी, जीरो होगी बिल्कुल। अच्छा, आपने चाय की विटामिन की बात की। हमारे यहाँ तो ये है, हमारे यहाँ तो ऐसे कह रही हूँ, इससे मैं इनमें शामिल नहीं हूँ, मैं भी इसमें शामिल हूँ, कि कभी कभी खाने के बाद आपका बहुत दिल करता है चाय पीने का, कि चलो मीठा ना, तो मुझे अच्छी सी चाय बना के दे दो, तो फायदा होता है जो खाना हमने खाया होता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जो ग़िज़ाई से भरपूर खाना, जीरो, सब जाया हो गया। यही नहीं, उसके बाद क्योंकि हम देखें चाय में हम दूध पीने के आदी हैं, अगर आप चाय को सिर्फ ब्लैक टी और ब्लैक कॉफी पी रहे हैं तो वो तो फिर आपको चलें फिर भी थोड़ा बहुत फायदा दे देगी, लेकिन खाने के फौरन बाद तो बिल्कुल वो भी नहीं देगी आपका। चाहे आप ग्रीन टी ले रहे हैं, चाहे आप ब्लैक टी ले रहे हैं, चाहे आप कॉफ़ी ले रहे हैं, आप खाने में और उसके दरमियान कम से कम 1 घंटे का गैप जरूरी है, ताकि उस जो खाया उसकी तो एब्जॉर्प्शन हो जाए। दैट इज द बिगेस्ट मिस्टेक। आप रेस्टोरेंट्स में चले जाएं, आप अपने घर पे देख लें, हर जगह यही रिवाज है और गलत है भाई, इसको सही कर लें आप। करेक्शन इज नेसेसिटी राइट नाउ। आप एक और बात मरियम मैं ऐड करना चाहूँगी कि हम लोग खाने के बाद फल खाते हैं। फल खाते हैं, ये गलत है। फल हमेशा खाली पेट खाना, हाँ, और रात को नहीं खाना। 4 बजे के अमूमन ये हमारी देसी रवायत है कि दोपहर का खाना हुआ फल लेकर आ जाओ, तो कोई फायदा नहीं है आपका। वो फल खाने का, इतना महंगा फल आपने लिया वो वेस्ट हो गया। आप नाश्ते में लें, या फिर वो जो ब्रंच का टाइम होता है ना, कि सुबह आपने नाश्ता किया उसके बाद दोपहर के बीच का जो टाइम है, जी जी जी, 11 से 1 के दरमियान, तब आप फल खाएं तो वो आपके लिए बेनिफिशियल है, वरना कोई फायदा नहीं। वरना कोई फायदा नहीं है। शाम को जो आप चाय का टाइम रखते हैं, चाय के टाइम पे अगर आप फल खाएं तो आपके लिए फायदा है कि वो जो बीच वाला गैप का टाइम है उसमें फल आपको फायदा देगा। वो उसमें जो भी मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, वो आपकी बॉडी फिर उसको एब्जॉर्ब करेगी, अदरवाइज खाने के ऊपर बेकार है, कोई फायदा नहीं। बीनिश हमारे साथ कॉलर मौजूद है हैदराबाद से। अस्सलाम वालेकुम बीनिश। अस्सलाम वालेकुम मरिया, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक, आप ठीक हैं? हाँ, अल्लाह का शुक्र है। आप मुझे बहुत अच्छी लगती है माशाल्लाह, आपकी हॉस्टिंग बहुत अच्छी है। अच्छा, मेरा सवाल है डॉक्टर आयशा से कि मेरी एज 43 है, लेकिन मुझे विटामिन डी की कमी रहती है। उसके बाद मैं कभी कभी महीने में 1 टेबलेट ले लेती हूँ विटामिन डी की,
तो ये है कि मैं डॉक्टर को नहीं दिखा रही हूँ, मैं खुद से ही ले रही हूँ, ये तो मेरी गलती है। लेकिन ये है कि मुझे ना काफी दर्द रहता है जिस्म में हर वक्त, यानी थकावट सी रहती है। उसके बाद खाना खाने के बाद इतना भारीपन, जैसे मेरा दिल आहिस्ता आहिस्ता जैसे चलता है ना, इस तरह मुझे कमजोरी फील होती है। उसके बाद मेरे हाथ पे सुन रहते हैं, हाथ तो मेरे इतने सुन होते, सोई रहती हूँ, उठती हूँ तभी मेरे हाथ सुन होते, नींद से उठती हूँ तो ऐसे हाथ मेरे सुन होते, कोई भी काम करो ना हाथ मेरे सुन नहीं होते हर वक्त। तो मेरी तबीयत सही नहीं रहती। मुझे असल में इनसे पूछना था कि क्या मसला है, क्या विटामिन डी की कमी है या आयरन की कमी है, क्या मसला है वो मुझे पूछना था। ठीक है, मुझे आप डॉक्टर आयशा आपसे कुछ सवाल पूछना चाहेंगे इनसे? जी, मैं ये पूछना चाहूँगी आपसे, कहना भी आपसे ये चाहूँगी कि आप अपना विटामिन B12 का भी टेस्ट करवाइए, ठीक है, और अपना हीमोग्लोबिन, खून की कमी, ये दोनों चीज़ें भी करवाइए। और जो विटामिन डी की डेफिशिएंसी आप बता रही हैं, तो आप कह रही हैं महीने में 1 दफ़ा ले लेती हूँ, ये ना करें। आप 2 लाख यूनिट की जो गोली है हफ्ते में 1 मरतबा 6 हफ्ते के लिए लेके ये कोर्स अपना पूरा कर लीजिए, ठीक है, ताकि 1 दफ़ा आपकी डेफिशिएंसी पूरी हो। महीने में 1 दफ़ा गोली लेने से आपकी डेफिशिएंसी पूरी नहीं होगी। और ये जो खुराक है उसमें आप विटामिन डी को थोड़ा बेहतर करने की कोशिश करें, क्योंकि अभी भी जो आपकी अलामात हैं, जो सनसनाहट हो रही है, ये हो सकता है, मुमकिन है कि खून की भी कमी हो, विटामिन B12 की भी कमी हो। ऑल्सो डॉक्टर आयशा, कीपिंग इन माइंड, क्योंकि ये एज ऐसी है कि इसमें आपको पेरीमेनोपॉज पे जो है वो आपको हिट कर सकता है, तो वो पेरीमेनोपॉज का होना इन तमाम अलामात पे कितना इफेक्ट करता है? तो पेरीमेनोपॉज की वजह से ये तमाम तर चीज़ें होती हैं, तो इनको साथ में ना 30 से 40 मिनट की वॉक ज़रूर करनी चाहिए। इससे इनकी जो वर्जिश की वजह से ना इनकी क़ुव्वत मदाफ़त भी बहुत बेहतर होगी और इनकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। तो ये जो गिरा गिरा फील करना ख़वातीन शुरू कर देती हैं इस टाइम पीरियड पे, वॉक से बहुत फ़र्क पड़ेगा। और थोड़ी सी ना स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी कर लें, ये वेट्स आराम से मिल जाते हैं। 1-1 kg से शुरू करें, 10 से 15 मिनट आराम से मैट पे लेट के ना थोड़े से वज़न उठाना शुरू करें, इससे भी आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। और खुराक में जहन में आप रखें कि दूध है, अंडा है, दही है, गोश्त जो है हफ्ते में 2 से 3 मरतबा, और सलाद की प्याली, ये तो आपने रेगुलर तौर पे लेनी है। ये जब चीज़ें आप करेंगी, रेगुलर बैलेंस हो जाएंगी, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। बिकॉज ये जो टाइम पीरियड होता है ये वाकई ऐसा होता है कि बहुत तबीयत गिरी हुई, हाथ पैर में सुनसनाहट, जी नहीं चाह रहा, कुछ अच्छा लगना, और आप इतने एक्टिव नहीं रहते। लेकिन अगर इस टाइम पे आपने छोड़ दिया, वेट बहुत ज़्यादा पुट ऑन होता है और वक्त के साथ साथ और तबीयत बहुत ज़्यादा गिरती है। सही, वाकई इसी पेरीमेनोपॉज में ख़वातीन को कौन कौन से विटामिन की कमी हो जाती है? देखिए, कौन से विटामिन लेने चाहिए? सबसे पहले तो जो बहुत ज़्यादा चीज़ कॉमन है और जिसका आफ्टर इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है, 40 के बाद हमें ये रिकमेंड करते हैं कि आप कैल्शियम स्टोरेज अपना बनाना शुरू कर दें, क्योंकि आफ्टर मीनोपॉज आपको ऑस्टियोपोरोसिस होना ही होना है, अंडरस्टूड बात है। दूसरी बात ये होती है, जो हमारी ख़वातीन की कॉमन कंप्लेन है, फटीगेबिलिटी, जिस्म दर्द कर रहा है, हाथ दर्द कर रहा है, जॉइंट पेन कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ विटामिन ही इसके ज़िम्मेदार नहीं होते। पूरी प्रॉपर हिस्ट्री, प्रॉपर चेकअप बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बहुत सारे जॉइंट्स के इश्यूज़ हैं। पहले उन्होंने यूरिक एसिड का जिक्र किया, देखें जॉइंट पेन का मतलब सिर्फ और सिर्फ यूरिक एसिड नहीं है। यूरिक एसिड के लेवल सिर्फ हल्के से बड़े होना की कोई इंडिकेशन नहीं कि आप उसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दें। उसकी एक क्राइटेरिया देखा जाता है कि कितना है, और उसके साथ जॉइंट की उसकी प्रेजेंटेशन डिफरेंट होती है। जो यूरिक एसिड के वजह से जॉइंट का प्रॉब्लम होता है उसकी प्रेजेंटेशन डिफरेंट होती है, हर जॉइंट पेन यूरिक एसिड की वजह से नहीं। सही। उन्होंने एक जिक्र किया था कि मैं सुबह अपनी एड़ी जो है वो ज़मीन पर नहीं रख सकती। बेसिकली उनको जो है वो तले की सोजिश का मसला है, उनको प्लांटर fasciitis है, उनको उसके लिए प्रॉपर एक एक्सरसाइज का प्लान होता है। आइसिंग, रोलिंग करनी पड़ेगी, ठंडी बोतलें सुबह रख के, और फुटवेयर चेंज करना पड़ेगा। सख्त चप्पलें, फ्लैट चप्पलें, हील्स पर भी हो हील्स कोई ना, सख्त चप्पलें, हाइट, प्रॉपर फुटवेयर जिसमें आपको हील का सपोर्ट मिले। अगर आप शूज़ नहीं बदल सकते तो फिर आप पतावे मिलते हैं, इंसोल्स मिलते हैं, वो हर शूज़ के अंदर रखें ताकि आपको हील सपोर्ट मिले। भाई, क्योंकि देखो हम अक्सर ना जो बिल्कुल फ्लैट चप्पलें पहनते हैं वो अच्छी नहीं होती, वो अच्छी नहीं होती, कोल्हापुरी टाइप जो पहनते हैं, बॉडी का पोस्चर बहुत खराब करती है। बहुत लोगों को घर में नंगे पाँव चलने की आदत होती है, ख़वातीन खासतौर पर। ख़वातीन खासतौर पर किचन में खड़े होकर काम खड़े होकर या तो खड़ी रहेंगी या चलेंगी। और पेरीमेनोपॉज का जो टाइम होता है ना, एक अगर हम अपना पूरा सिनेरियो देखें ना, देखें बीइंग फैमिली फिजिशियन हम साइको सोशल होलिस्टिक अप्रोच है। ख़वातीन इस एज में क्यों आती हैं? आपने बहुत जान तोड़ काम किया जब बच्चे छोटे थे, घर को बड़ा, बच्चों को बड़ा किया, घर संभाला। व्हेन यू आर कम्स टू दिस एज, या बच्ची बड़ी हो जाती है या घर में थोड़ा बहुत बच्चों को ख्याल आ जाता है, वो माँ के साथ किचन में, कुछ बेटी किचन संभाल लेती है, आप एकदम फारिग हो जाते हैं और आपको कोई एक्टिविटी की, किसी चीज़ की आदत नहीं है। आप या तो खड़े होकर किचन में थोड़ा सा काम कर लेंगे या बैठे रहेंगे। अब इस एज के बाद आपका डाइजेस्टिव जो मेटाबॉलिज्म है वो भी स्लो हो रहा है। आप
यही होता है हम कुछ नहीं खा रहे हैं, वेट बढ़ रहा है और हमारे जिस्म में बहुत दर्द है। तो वही वजह यही है कि आप एक्टिविटी, अगर आप काम छूट गया आपका, तो दूसरी एक्टिविटी, आधे घंटे की वॉक इज मोर देन इनफ। और बहुत सारी जगहों पे कहा जाए कि खवातीन को 40 के बाद नहीं, 40 के बाद नहीं, आपको 30 के बाद ही वेट ट्रेनिंग जो वो करनी चाहिए, बहुत जरूरी खवातीन के लिए। हाँ शुरू कर दें। बिल्कुल जी। अच्छा, मैं जरा कॉलेजन के वाले से भी डॉक्टर साहब से पूछूंगी कि जो आजकल कॉलेजन बहुत ज्यादा इन है, सो इस क्या वाकई कॉलेजन खाने से आप रह सकते हैं जवान? एक छोटी सी ब्रेक के बाद इस वाले से बात करते हैं, कहीं मजा आइएगा। जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आज हम बात कर रहे हैं विटामिन्स के हवाले से, क्योंकि देखिए हम सब लोगों ने शशकों में हर चीज़ खरीद ली है। कोई बंदा बाहर जा रहा था, मुझसे कहते प्लीज़ मेरे लिए कोलेजन खरीद के लाना, प्लीज़ मेरे लिए मैं विटामिन ई लेकर आ जाना, मेरी स्किन के लिए अच्छी है। तो मेरे अच्छा ये वाले मल्टी विटामिन ये भी अच्छे हैं, तुम्हारा किसे अच्छे हुए थे? अच्छा इससे हुआ था तुम्हारी, ये मेरे लिए भी ये चीज़ें लेकर आ जाना। मतलब हम सब चीज़ें मंगवा तो लेते हैं, फिर वो जैसे हम खाने पीने की टाइमिंग के हवाले से बात कर रहे थे, तो वो टाइमिंग आपकी अच्छी नहीं। सर ने आयरन की बात कर ली, आयरन की हमने बात कर ली कि हमने उसको कैल्शियम के साथ में लेना है, उसको हमने विटामिन सी के साथ लेना है। ऐसे विटामिन ई भी है, मैग्नीशियम, ग्लाइसिनाइड। आजकल तो भाई हर बंदा बात कर रहा है मैग्नीशियम के वाले से कि भाई मैग्नीशियम लो, मैग्नीशियम लो, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम से भी ज़्यादा जो आजकल सबसे ऊपर टॉप है वो है कोलेजन। छोटी बच्चियां जो कि 15 साल की हैं वो भी कहती हैं हमें कोलेजन चाहिए। तो पहले तो बच्चों आपके लिए है नहीं, मैं इनसे पूछूंगी जो मेरे साथ डॉक्टर्स मौजूद हैं, और ये भी पूछना चाहूँगी कि ये जो कोलेजन खाने से वाकई काम करता है, जो हम दवाइयाँ खा रहे हैं, या कुछ और चीज़ें भी हो सकती हैं कोलेजन के वाले से? डॉक्टर साहब आपसे शुरू करें, पहले एस्ट्रोजन वाली बात करते हैं। अब ये जो इनकी कॉल आई थी 43, अच्छा बाज़ दफ़ा ये होता है कि 40s के बाद आप पेरीमेनोपॉज में एंटर हो गए ना, तो आपकी सारी लैब सही हैं, आपको आपके आयरन भी सही है, T3 TSH भी सही है, विटामिन डी भी सही है, ऑल द थिंग्स आर इन द पैरामीटर्स। लेकिन बाज़ दफ़ा ये होता है कि आपके हार्मोन्स ऊपर नीचे हो रहे होते हैं। तो समटाइम्स सिर्फ हम ईस्ट्रोजन अगर सही कर लेते हैं और ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का रेशो सही कर लेते हैं, तो हमारी ये सारी चीज़ें जो इनको हो रही थी वो सही हो जाती हैं। ठीक है, ठीक है, अगर आपको कोई इशू नहीं है। जी। तो अगर आपको ऐसा लगे कि सारे विटामिन सब कुछ लेने के बाद वो विद इन द पैरामीटर्स हैं, आप अपना ईस्ट्रोजन लेवल ज़रूर चेक करवाएं, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन को बैलेंस करें। बैलेंस करने के लिए बहुत सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। आप गायनाकोलॉजिस्ट को दिखा लीजिए, अच्छे एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को दिखा लीजिए, फैमिली फिजिशियंस को दिखा लें। वो आपका जो है आपको टैबलेट ऐसी देंगे कि वो आपके बैलेंस होना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, उससे ताल्लुक़ ये नहीं होता मदिया, वो कहते हैं कि ना मुझे तो जो है वो हार्मोन्स की मेडिसिन दे दी उन्होंने, मुझे पीरियड्स का कोई इशू नहीं है। वो हार्मोन्स की मेडिसिन ही आपके लिए सही है, क्योंकि वो आपके पीरियड्स को रेगुलर करेंगी। जब वो रेगुलर होंगे तो आपका ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन खुद ब खुद बैलेंस होना शुरू होगा। तो सम टाइम्स जो है जाहिर सी बात है किसी कंसल्टेंट के पास इतना टाइम नहीं होता कि आपको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करें। आप खुद ये अंडरस्टैंड करने की बात है कि मुझे जो चीज़ दी गई है उस वक्त जो मेरे हार्मोन्स डिस्टर्ब हैं उसकी वजह से दी गई है, ताकि वो बैलेंस हो। और जब वो बैलेंस हो जाते हैं तो ये फटीग, मूड स्विंग्स और ये सारी चीज़ें खुद ब खुद सही होना शुरू हो जाती हैं। तो ट्रस्ट योर फिजिशियन, आप जो बता रहे हैं वो ऐसे ही इस्तेमाल कीजिए, ताकि हार्मोन्स को जितना आप लंबा जो है वो बैलेंस रख सकते हैं आप रखें, ताकि आप इजीली मेनोपॉज में एंटर हो सके। सही, हाँ, क्योंकि देखिए ये भी बड़ा ज़रूरी है कि आपको यू नीड टू प्लान योर मेनोपॉज एज वेल। हाँ, हम आगे जाके वैसे शो करेंगे इस पे भी कि प्लान कैसे करना मेनोपॉज का। हमारे साथ कॉलर मौजूद हैं रुबीना। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं? जी अल्लाह का शुक्र है। मैंने डॉक्टर साहब से बात करनी है। मेरे पास जनाब 4 डॉक्टर्स हैं, बताएं। चलो आप ये जो डॉक्टर साहब बाद में आई है ना, जी। actually मैं देख रही थी आपका प्रोग्राम, हमारी लाइट बंद हो गई है। कोई बात नहीं। आप कोई भी आपका सवाल हो, मेरी चारों इसलिए मैं पैनल लेके बैठी हूँ, सब आपको जवाब दे सकती हैं। बताएं, सवाल बताएं। हाँ जी, मुझे ना जोड़ों का मसला है, घुटनों में दर्द रहती है, मोरों में दर्द है, और हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं, और ब्लड प्रेशर मेरा हाई हो जाता है, मुझसे चला नहीं जाता। एज बताइए। तो आपकी एज क्या है मुझे रुबीना? आपकी एज क्या है? 4 साल तकरीबन। निमी जान, आप सॉरी, आपकी एज क्या है? 60 साल। मेरी एज तकरीबन 4 साल है और नाम रुबीना है, और मैं सरगोदा से बात कर रही हूँ। और ठीक है, 60, हाँ, मुझे 4 सुनाई दे रहा है। ठीक है,
जी ओके ठीक है रुबीना जी, ठीक है, हमने सुने। अच्छा, ये एग्जैक्टली वही जो हम अभी बात भी कर रहे थे, पेरीमेनोपॉज और मेनोपॉज की, या जेस्टेशन लेवल की बात कर रहे थे। बिल्कुल, लेकिन इनके उसमें क्लियर कट जो लग रहा है कि ये बीपी की भी पेशेंट है, डेफिनेटली इनका यूरिया, क्रेटिनिन और यूरिक एसिड जो है वो चेक कराना ज़रूरी है, ठीक है। और समटाइम्स व्हेन यू हिट योर 50s और 60 तो उसमें तो एस्ट्रोजन तेजी से ड्रॉप होता है। अब जब ड्रॉप होता है तो वो आपको थायराइड के भी जो है वो दे रहा होता है, ठीक है। तो T3, T4, TSH, पूरा थायराइड पैनल, रिवर्स T3, ये सब कराना इनको ज़रूरी है, इंक्लूडिंग यूरिक एसिड। अगर यूरिक एसिड डेफिनेटली इनका हाई होगा, एंड क्रेटिनिन ऑल्सो, ये जो इनको सारी साइन सिम्टम्स हैं वो कराना ज़रूरी है। और विटामिन डी और B12 को बैलेंस रखना जरूरी है। सही डॉक्टर साहब, आपको ऑस्टियोपोरोसिस, हाँ, इट कुड बी डेफिनेटली मेनोपॉज हो चुका है, ऑस्टियोपोरोसिस है, जब भी घुटनों में दर्द है, ठीक है। अब ऑस्टियोपोरोसिस के साथ मेजॉरिटी पेशेंट को ऑस्टियोआर्थराइटिस भी होता है, ठीक है। तो इसलिए इनको एक्सरे तो जरूर कराएं अपने नी का ना, बोथ नीज का एक्सरे कराएं, फिर डॉक्टर से मशवरा करें कि अगर है इनका, लेट सपोज अगर इनका विटामिन, हम बेसिकली डेक्सा स्कैन कराते हैं इस एज में, ठीक है, जिसमें हमें पता चलता है कि ऑस्टियोपोरोसिस किस लेवल पर है, और फिर उसके बाद उसकी बाकायदा थेरेपी होती है, ठीक है। वो थेरेपी पेशेंट को दी जाती है, जिसमें वंस वीकली हम टैबलेट देते हैं, अर्ली मॉर्निंग खानी होती है, तो उससे जो है ये ऑस्टियोपोरोसिस रुक जाता है वहीं पे, अब तो मजीद नहीं बढ़ता। डॉक्टर साहब, मेरी दोस्त है who's not even 40, तो उसने अपनी वो नी का वो इंजेक्शन लगवाया क्योंकि उसकी नी का प्रॉब्लम हो गया था। तो मैं ये सोची थी कि कभी 40 पे हिट नहीं किया, पहले एक चीज हम सुनते थे कि जी 50 के बाद आपकी चीजें, घुटनों का दर्द आपको होगा। ऑस्टियोपोरोसिस के और भी रीजंस होते हैं, नॉट ओनली कि एस्ट्रोजन कम हुआ है, आपकी जो है वो डिपेंडिंग होता है कि बैरिटी कैसी है, आपका लाइफस्टाइल कैसा है, और आपका जो है वेट कितना है, आपका खाना पीना, प्रोसेस फूड खाने वालों का। अब आप 30 साल के बच्चे से सुनते हैं कि उसके कैपिटल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर आपकी बॉडी काफी ज्यादा डेफिशिएंसी से गुजरी तो बाद में आपने चाहे जितनी मर्जी अच्छी खुराकें खाई तो वो कॉम्पेंसेशन हो जाती है कि नहीं? नहीं, प्रेगनेंसी में तो बच्चे को भी तो बहुत कुछ चाहिए, आपकी डेफिशिएंसी तो बनी। अच्छा मदिया, इसमें पता है क्या होता है, हमारे यहाँ सबसे बड़ा एक बहुत अक्लमंदी जो हमारी खवातीन करती हैं, डिलीवरी के बाद वो सप्लीमेंट्स बंद कर देती हैं, बिल्कुल कम से कम 3 महीने, और इफ यू आर ब्रेस्ट फीडिंग तो आप 6 महीने तो कैल्शियम लें, आपका सारा कैल्शियम बच्चे को जा रहा है, आप खुद। और दूध तो मना है लड़कियों को हमारे यहाँ, बिल्कुल कहीं लिख के पैदा होते ही बता दे जाते दूध नहीं पीना तुम लोगों ने। और दूध की क्वांटिटी, पेरेंट्स आते हैं कि जी सारा इतना दूध पिलाते हैं बच्चे को, बच्चा सिर्फ दूध पिलाओगे तो आयरन कहाँ जाएगा, उसका आयरन नहीं आएगा उसके अंदर। 250 ml डेली रिक्वायरमेंट नॉर्मल एक काफी है। डॉक्टर बचपन में ना, क्योंकि मेरी हाइट लंबी थी ना, तो सब वो बच्चे जो माओ को होता था ना, तो वो कहते थे देखो मदिया बाजी को, देखो देखो कितनी लंबी दूध पीती है ना। और तो मेरे बाकी सब दूध पीने का शौक था, मेरे बहन भाई पीते थे, पर उनकी ऑफ कोर्स खैर मेरी फैमिली में हाइट अच्छी है, बट स्टिल अब मुझसे दूध पिया नहीं जाता क्योंकि वो डाइट के चक्कर में ना अब वो मुझे हजम नहीं करता। अच्छा, मैं कहीं पढ़ भी रही थी कि एक सर्टेन लेवल एज के बाद खवातीन पे दूध इतना काम नहीं करता जितना दही काम करती है। इज इट ट्रू? तो कैल्शियम का आपका इंटेक है ना, क्योंकि डाइजेस्टिव इश्यूज हो जाते हैं, एब्जॉर्प्शन का प्रॉब्लम हो जाता है। मैंने आपसे कहा कि मीनोपॉज के बाद या पेरीमीनोपॉजल टाइम में डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो हो जाता है, हर चीज आपकी देर से एब्जॉर्ब हो रही है। तो जैसे पर्सनली डाइट थी, एक कीटो डाइट थी, तो मैंने कीटो डाइट बहुत लंबे अर्सा अपनी शादी से पहले मैंने की, शादी के बाद बच्चे से पहले भी की, उसमें तो आपने दूध नहीं लेना होता। फिर तो मेरी बॉडी ने कहा दूध, मैंने कहा वो ये कौन नामहरम आ गया। डेफिशिएंसी तो आपकी डेफिनेटली होगी ना। विटामिन डी है, अंडे, वो डेयरी प्रोडक्ट्स कहते हैं कि अगर आप एक सर्टेन क्वांटिटी में लें, इसमें देखें सबसे एक सिंपल सा फॉर्मूला है, आपकी एक कलरफुल वेरिड फूड प्लेट जो है वो उससे बेहतर है कि आपका कबर्ड मल्टीविटामिन से भरा हुआ। आप हर चीज़ लें। अल्लाह मियां ने, जो हमने शुरू में भी बात की थी कि मौसमी फल है, सर्दियों में कीनो नहीं देते, बच्चों को गला खराब हो जाएगा, सबसे ज्यादा विटामिन सी चाहिए होता है, और उससे अच्छा गावा है, उससे सबसे अच्छा गावा है, कीनो से ज्यादा गावा में आपका जो है विटामिन करते ही नहीं ना, लिफ्ट ही नहीं कराते, सारे बच्चों को उसे डेफिशिएंट रखते हैं बेचारों को। और वो यही होता है कि जी उसके बावजूद हर रोज गले खराब हो रहे होते हैं और तबीयतें खराब। मतलब हमें वो उसके कीड़ों से इतना डर लगता है कि हम अपने दिमाग की कीड़ों का इलाज नहीं कराते, हम वो अमरूद के कीड़ों से डर जाते हैं। मतलब निकाल सकते हैं, वो तो दिमाग की कीड़ा निकाल चाय आ जाती है, चाय में टैनिन्स हैं, टैनिन्स कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं होने देते। हमारे यहाँ चाय का जो सिस्टम है वो कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं होने देता ना, हर खाने के बाद चाय। कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आमना कैसी हैं आप? ठीक हैं जी? ठीक, आप ठीक है? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। गला ठीक है आमना? गला मेरा शुरू से ऐसे है। कोई बात नहीं, बहुत प्यारी आवाज है। बताएं क्या पूछना चाहेंगी? मैंने ये पूछना है कि मेरे हाथ बहुत कांपते हैं। अच्छा हाँ, ठीक है। और मैं कच्चे चावल बहुत खाती हूँ। कच्चे चावल बहुत खाती हैं? पीका। ओके ओके ओके। और आपकी एज क्या है आमना? 22। 22, ठीक है ना, बस शी इज क्वाइट यंग। प्लीज इसका कोई हाल बता दें।
हाथ कांपते हैं कच्चे चावल सबसे पहले तो CBC करवाएं, अपना हीमोग्लोबिन करवाएं और इसके अलावा जो है वो साथ B12 भी करा लें, क्योंकि अच्छा आयरन कम होना खाली अकेला काफी नहीं होता, क्यों कम है वो भी देखना होता है। डॉक्टर साहब आप थायराइड का क्या टेस्ट भी करेंगे? करा रहे हैं। पीका का मतलब ये होता है कि जब खून की डेफिशिएंसी होती है, आयरन डेफिशिएंसी, तो उसमें ये होता है कुछ बच्चे जैसे बर्फ अगर आपको अचानक पता चले ना कि बर्फ खाना उन्होंने शुरू कर दिया है, कुछ पेंसिल की नोक खाते हैं, कुछ कच्ची मट्टी खाते हैं, कुछ खवातीन आपने देखी होंगी कच्चे चावल जैसे ये खा रही हैं, तो ऐसी अनयूजुअल चीजें। तो उसमें ये होता है गांव की कि खवातीन मुल्तानी मिट्टी मुल्तानी मिट्टी खाती है। नॉन एडिबल आपकी क्रेविंग्स होती है, Cravings होती डेफिशिएंसी आपको क्रेव करती है कि आप नॉन एडिबल आइटम्स तो इसको पीका बच्चे बोलते दीवारें चाट रहे हैं, चूना चाट रहे हैं, चौक खा रहे हैं, कोई भी ऐसे सिम्टम्स होते हैं तो ये सबसे पहले तो आयरन डेफिशिएंसी उसमें से एक्सक्लूड। और इन्होंने साथ में हाथ कांपने का भी बोला है, तो ठीक है B12 भी करा लें, थायराइड का TSH का टेस्ट भी करा लें, खुराक को बेहतर करें। जब इनके आयरन लेवल्स बेहतर होंगे ना तो बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। और ये खून की कमी का ताल्लुक भी बहुत ज़्यादा चाय पीने से भी होता है, बिकॉज जो भी खुराक ले रहे हैं, और उसमें ये कि कुछ लोग रोटी भी चाय में डबो डबो के खा रहे हैं। लोग बच्चों को नाश्ता देते हाँ, और टैनिन्स मौजूद हैं, टैनिन्स जो चाय के अंदर मौजूद हैं वो खून वो कुछ भी नहीं डॉक्टर है साहब वो मैं क्या कहते हैं बनने देंगे। बुरी बात है मैं आपसे पूछ रही हूँ, लेकिन ना कभी वो अच्छा खस्ता सा पराठा अगर आपने मीठी चाय में डुबो के खाया ना तो बड़ा मजा आता है। अरे बहुत मजे का, लेकिन नहीं खाना, डॉक्टर साहब कह रही नहीं खाना। अगर आप बच्चों को बनने नहीं देना, बच्चों का नाश्ता ही चाय से होता है। वंस इन अ मंथ और 15 डेज पे अगर आप खा रहे हैं एंजॉयमेंट के लिए खाएं, आप कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन देखिए वो खाने के बाद आप 2 घंटे के बाद एक सेब खा लीजिए, अनार खा, जो भी जैसे डॉक्टर साहिबा ने कहा जो भी मौसम का फल है वो ऐसा नहीं है कि आप अगर एक दफा खा रहे हैं, हफ्ते में एक दफा खा रहे हैं। बाज़ लोग सिर्फ संडे टू संडे चाय पराठा का नाश्ता करते हैं, लेकिन अपनी डाइट का ख्याल रखते हैं। अब तो पूरा हफ्ते जो है वो फल खाते हैं, सही है, ऐसा नहीं है कि लोग ख्याल नहीं करते हैं ना। तो चाय के ढाबे बैठ के मंगवा भी पराठा ले आओ, भी वो वाला लच्छे वाला जो पराठा है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो मलिया हमारे तो आंख नहीं खुलती ना चाय के बगैर। बिल्कुल ऐसा तो है, ये भी हमने एक हैबिट बना ली है। ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है। हमारी आंख ही नहीं खुलेगी, हमारा दिमाग ही काम दिमाग ही नहीं नहीं करेगा। एक चाय हम घर से पी के जाएंगे, फिर हम ऑफिस में बैठ के एक और कप पिएंगे, वो फिर हमें चस्का है मेरे ख्याल से, वो फिर दिमाग चलेगा, प्रोसेस होगा। और अच्छा ये मुझे लगता है कि बहुत हद तक ये नफ्सियाती भी है हमारा, क्योंकि हमने कहा है कि अगर ये नहीं मिलेगा ना, बिल्कुल वही मोहब्बत वाली बात कि आपको लगता है कि अगर ये शख्स ये खातून मुझे नहीं मिली, ये शख्स मुझे नहीं मिला तो मैं जिंदगी कैसे गुजारूंगा। फिर जब वो आपको मिल जाता है फिर आप कहते हैं यार मैं जिंदगी कैसे गुजारूं, तो इसके साथ कैसे कुछ खाने एग्जैक्टली ऐसे होते हैं। तो आपको बहुत देख बूझ के अपनी नफ्सियात और अपने दिल के दरमियान में फैसला आपको करना है। डॉक्टर साहब ये जो कॉलेजन, एवरीबडी वांट्स टू हैव द गुड कॉलेजन, और मैं देखती हूँ कॉलेजन की हवाले से बड़ी अच्छी गमीज भी आ रही है, पता नहीं कौन कौन सी दवाइयाँ आ रही हैं, हर नस्ल की हर शेप की आ रही है। ये कॉलेजन दवाइयों की सूरत में ज्यादा अच्छा है या किसी और सूरत में यखनी वाला पी ले तो ज्यादा बेहतर है? देखिए कॉलेजन खाने से कभी भी कोई फायदा नहीं होगा, वेस्ट ऑफ मनी है। ये आप चारों डॉक्टर्स इस बात पे एग्जैक्टली बिल्कुल। तो वो जो 8,000 की वो मेरी बाजी ने भी गोलियां खरीदी हैं, कुछ नहीं उठा के फेंक दें डस्टबिन में, फेंक दें, किसी उसका काम फेशियल की करवा नहीं। लेती हैं आप। हाँ बिल्कुल क्योंकि वो किसी काम की नहीं। कॉलेजन तब बनता है जब आपके जिस्म पे चोट लगती है। वो ये अल्लाह करे लोगों ने अपने आप को चुटकियां काटने शुरू की। मैं खुद अपने आप को चुटकी काटने वाली थी कि कॉलेजन बने। कैसे डॉक्टर साहब ये कैसे? कॉलेजन कभी भी खाने से नहीं बनता। जितनी अल्लाह ताला ने आपके जिस्म में कॉलेजन बनाया है वो एक सर्टेन एज तक कॉलेजन बनता रहता है। उसके बाद वो कौन सी एज है? वो एज जब आप 30s क्रॉस कर जाते हैं कॉलेजन बनना बंद हो जाता है। आपकी बॉडी कॉलेजन प्रोड्यूस नहीं करती। उसके बाद सैगिंग आना शुरू हो जाती है, स्किन ढीली पड़ना शुरू हो जाती है। और पोस्चर्स भी कुछ ऐसे होते हैं कि हम लेट के मोबाइल यूज़ कर रहे होते तो ये डबल चिन होना, ये तमाम चीज़ें उसकी वजह से होती हैं। तो प्लीज़ खुदारा ख़वातीन कॉलेजन खाना छोड़ दें। कॉलेजन खाने को तो फिर कॉलेजन में फिर क्या करें? देखिए जो अभी जो यहाँ पे शॉर्ट्स और दूध और सारे मौजूद हैं, पाउडर इन एनी फॉर्म, स्पेशली गमीज, आई एम वेरी अगेंस्ट द गमीज। वो आपके सिर्फ टूथ एनेमल को ख़त्म कर देते हैं, ठीक है ना, बच्चों को दें ना बड़े खाएं। आप जो पाउडर फॉर्म में आते हैं, जो आप लिक्विड शॉट्स हैं, देखिए वो कुछ भी नहीं करते। हल्की सी अगर आपको हाइड्रेशन मिल जाए या थोड़ी बहुत आपके फेस पे शाइन आ जाए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। ना वो आपकी हड्डियों में जा रहे हैं, ना वो आपकी स्किन को अच्छा कर रहे हैं, ना वो आपके बालों को अच्छा कर रहे हैं। आपका पेट खराब हो रहा है, आपके किडनी को जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, आपके लिवर को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, ठीक है, और पेट अलहदा ख़राब कर रहे हैं, जैसे डॉक्टर साहिबा ने कहा। तो वो होता है क्या है कि आपके अंदर सारी चीज़ें सिर्फ गड़बड़ कर रहे हैं। आपके गैस्ट्रिक एसिड्स को, हर वो चीज़ जो आपकी हाजमे में मदद देती है, उनको प्रॉब्लम कर रहे हैं। अल्टीमेटली जाकर लिवर डिस्टर्ब होता है, फिर उसके आगे किडनी है, वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। तो पहले तो इससे बचें, क्योंकि ये हाई मॉलिक्यूलर वेट जो है इस वक्त हैं और इनकी एब्जॉर्प्शन नहीं होती गुर्दों से। आप ये समझिए बात, गुर्दों से इसकी एब्जॉर्प्शन नहीं होती है।
अच्छा, अब दिल की तसल्ली को ख्याल अच्छा है गालिब, आप जो बोन ब्रॉथ होती है वो आप वो पी लीजिए, लेकिन सेम आपको उसके साथ भी ऊपर से विटामिन सी लेना ज़रूरी है ताकि उसकी एब्जॉर्प्शन हो। जो नेचुरल चीज़ है वो नेचुरल है। देखिए क्यों नेचुरल है? अच्छा, विटामिन सी बहुत अच्छा डाकिया है, मैं देख रही हूँ कि बड़ा अच्छा पोस्टमैन है। बहुत से बच्चों को डाकिया पोस्टमैन का पता भी नहीं होगा क्या है बच्चों में देखे। जी जी। तो आप जब विटामिन सी लेना शुरू करते हैं, आप विटामिन डी का अच्छा ख्याल रखते हैं, तो जो आप बोन ब्रॉथ ले रहे हैं वो आपके ना सिर्फ हड्डियों में जाएगा, थोड़ा बहुत ही जाए, लेकिन वो 1 to 10% जाकर भी आपकी हड्डियों को सेव करेगा आफ्टर 30 ईयर्स। इसके साथ में विटामिन सी के तौर पे हम क्या चीज ले सकते हैं? आप नींबू निचोड़ लीजिए। आप बोन ब्रॉथ ले रहे हैं, आप एक लेमन निचोड़ के खाइए, आपने नल्ली निहारी उस पर लेमन डाल के खाइए। तो ये पुराने जमाने के पुराने लोगों के अदरक डालते हैं आप, उससे जाकर उसकी पाया के ऊपर नींबू डाल के अच्छा, अदरक में भी विटामिन सी है? विटामिन सी नहीं, लेकिन उसमें जो है अदरक में जो चीजें हैं वो थाइमोलॉल, वो आपके हजम करता है, वो आपकी हड्डियों तक के ले जाने में बहुत हेल्पफुल होता है। वाओ। तो जो चीज आप खा रहे हैं उसको बैलेंस करें, जो नेचुरल चीज है उसे नेचुरल पे रखें। अदर देन दैट कि आप ये नहीं खाते पीते तो आईवी इन्फ्यूजन ऑफ कोलेजन अवेलेबल है, वो आपके डायरेक्ट जो है वो ब्लड स्ट्रीम में जाकर हेल्प करते हैं, लेकिन उसके लिए भी सर्टेन फैक्टर्स हैं कि आपके किडनी का मैकेनिज्म सही होना चाहिए। हम LFT करवाते हैं, आपके सारे किडनी के टेस्ट करवाए जाते हैं, देन आप आईवी इन्फ्यूजन ले सकते हैं, और इसी को कोलेजन बैंकिंग कहते हैं। एक कि आप बहुत अच्छा बोन ब्रॉथ लीजिए, और अगर आप बहुत ही मेनोपॉज हो गया आपको और आपकी हड्डियां काम करना छोड़ रही हैं तो टेक द आईवी कोलेजन। दैट्स इट। ये इसका जरा क्लिप निकाल के ना आप लोग खुद मुझे भेज दीजिएगा, क्योंकि अब मैं जब कभी ट्रैवल या कोई भी दोस्त, जितने भी लोग बाहर ट्रैवल करते हैं तो पीछे से घर वालों के मैसेजेस आते हैं, कुछ दोस्तों के मैसेजेस आते हैं, प्लीज मेरे लिए जबरदस्त किस्म का कोलेजन लेकर आना। तो आप उनको फौरन ये वीडियो भेजते हैं। चीनी से भरा हुआ होता है ये वो। चार डॉक्टर्स, ये चार डॉक्टर्स भी आपको कहने की हमें कोलेजन माफिया वाले उठा लेंगे हम मैं तो रिकमेंड ही नहीं करती, मेरे पास कोई भी कंपनी के आते हैं, आई नेवर रिकमेंडेड। मैं कहती हूँ आप पैसे जमा कीजिए, गो फॉर द आईवी कोलेजन, बाल भी अच्छे होंगे, स्किन भी अच्छी होगी, हड्डियां भी बरकरार रहेंगी। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपनी बोन्स को सेव करें। बोन्स आपकी सेफ हैं, देन कम्स आपके बाल और आपकी स्किन। मगर पहले टेस्ट करवाना है, वो टेस्ट तो मस्त है ना, वो तो फिर आप इसीलिए। अच्छा देखिए, हर कोई आईवी कोलेजन नहीं लगवा सकता, ये मैं आपको क्लियर करूं, ठीक है? आपको स्पेसिफिकली कंसल्टेंट के पास जाना जरूरी है, अपना पूरा प्रोफाइल चेक कराना जरूरी है, देन वी कैन गिव द आईवी। ठीक है? अब मैं बहुत सारे फेसबुक पेज पे जो हैं वो भरे हुए हैं, हमारे पास आईवी कोलेजन है, हमारे जो उसका कॉम्बो होता है ना, वो कॉम्बो हर किसी के लिए नहीं है। वो पेशेंट टू पेशेंट रिकमेंड किया जाता है, ठीक है? और किसको उसके साथ विटामिन सी की कितनी डोज लगेगी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हमेशा अच्छे कंसल्टेंट को दिखाकर आईवी कोलेजन इन्फ्यूजन लें। कभी भी किसी से 2-4 हज़ार रुपये बचाने की खातिर आप रैंडमली फेसबुक के पेज से जो है ऑर्डर करके खुद ही आईवी इन्फ्यूजन लगाएंगे, अपना नुकसान खुद करेंगे। वाकई भी एक तो आज का हर एक को जो खुद से अपने आप को इंजेक्शन, एक जमाना था लोग हीरोइनों को देख रहे होते थे वो अपने आप को इंजेक्शन हो गए, लेकिन आजकल जो लोग हैं ना वो और बहुत सारी चीजों को लेके सेल्फ मेडिकेशन में बहुत ज्यादा है, ओवर द काउंटर। और फिर जो हमारे जो शॉप्स पे हैं जो बेसिकली फार्मासिस्ट नहीं है, उनसे बहुत मशवरा लिया जाता है, उन पर बहुत ट्रस्ट होता है कि ये तबीयत हो रही तो ये दवाई दे दो, और उनको जाहिर बात है जो प्रोडक्ट उनको बेचनी है वो उसी के लिए जमीन आसमान के कलाबे मिलाते हैं। आपको सबसे पहले अपनी सेल्फ एवेल्यूएशन की बहुत ज्यादा जरूरत है, और ये आप खुद से नहीं कर सकते जब तक कि आप कंसल्ट ना करें। कोई भी जॉइंट पेन हो, जब तक कि आपका उसका फैसला ना हो जाए वो किस किस्म, क्योंकि आपको जॉइंट की डिजीजेस भी हैं बहुत सारी जो इसी तरह प्रेजेंट करती हैं, वो अगर इग्नोर हो जाएगी तो आपकी जॉइंट डिफॉर्मिटी जो हम बचा सकते थे प्रिवेंटिव दवाइयाँ देके, वो उस स्टेज पर चली जाती। घटिया का मर्ज है, बहुत कॉमन है। ऑस्टियोपोरोसिस घटिया साथ ही चल रहे होते, नहीं पता चलता, ऑस्टियोआर्थराइटिस भी साथ ही चल रहा होता है। तो जब तक आप एक सिंपल एग्जामिनेशन से समझ आ जाती है फिजिशियन को कि आपको कहाँ लेके जाना है, क्या करना है। हार्मोन्स की बात की, हार्मोन्स भी हर एक के लिए नहीं इंडिकेटेड होते। पहले होता था कि मेनोपॉजल है तो आपने हार्मोन स्टार्ट कर दिया, नहीं, अब उसके लिए भी क्राइटेरिया सेट किया जाता है। आपकी फैमिली हिस्ट्री, आपके अपनी हिस्ट्री, आपकी कोमॉप्स, सबके साथ डिसाइड किया जाता है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ किसी भी सिम्टम की ये देखी जाती है कि वो आपकी लाइफ पे इम्पैक्ट कितना है उसका, आइदर यू नीड ट्रीटमेंट और नॉट। जैसे अब ये पेरीमेनोपॉज़ल वाला टाइम है, अगर पेशेंट इसको समझ ले और अपने आप को मैनेज कर ले, स्ट्रेस मैनेज कर ले, अपने सिम्टम्स को मैनेज कर ले, ये 2-4-6 महीने साल निकाल ले, तो हर एक को HRCT की जरूरत भी नहीं भी होती। हाँ, जो पेशेंट आता है कि जी वो सिर्फ हॉट फ्लैशेस से ही इतना परेशान है कि उसकी लाइफ इम्पैक्ट हो रही है, तो उसको हार्मोन्स रिकमेंड किए जाते हैं। वो गायनेकोलॉजिस्ट या कोई फिजिशियन भी स्टार्ट कर सकता है। लेकिन ये वाली बात है कि हमें क्राइटेरिया सेट कर रहे हैं कि किसको मेडिकेशन की जरूरत है और किसको नहीं है, और हर सिम्टम, हर चीज़ की वजह नहीं हो सकती। हमारे कॉलर मौजूद है किश्वर जंग से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप ठीक हो किश्वर?
जी अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मुझे आपसे बात करने का बहुत शौक था, तो आज बड़ी मुश्किल से कॉल मिली है। आए ज़बरदस्त ज़बरदस्त, मुझे भी आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ जी बताइए, कैसे हेल्प कर सकते हैं हम आपकी? जी मेरे दो सवाल है। एक ये कि जब मैं सो के उठती हूँ ना, मेरे हाथों और पैरों में दर्द होता है और रेड निशान पड़ जाते हैं। और क्या निशान पड़ जाते हैं? रेड रेड निशान। रेड निशान पड़ जाते हैं जब सो के उठती हूँ ना, बस ये उसी वक्त होता है जब मैं सो के उठती हूँ। अच्छा। पैरों और हाथों में रेड निशान पड़ जाते हैं और दर्द होता है। अच्छा, और मेरी जान दूसरा सवाल क्या है आपका? और दूसरा सवाल ये है कि मेरे चेहरे का मसला है, मतलब बाल आ जाते हैं चेहरे पे बहुत ज्यादा। अल्सर्टिज्म का है। ओके ओके, ठीक है मेरी जान। जी अच्छा आप ये बताओ, रेड निशान से आपकी क्या मुराद है? जिस्म पे, स्किन पे पड़ते हैं या आपके जोड़ रेड हो जाते हैं? रेड हो जाते हैं, रेड। उसमें खारिश होती है, इचिंग होती है उसमें? खारिश नहीं होती, ये सिर्फ उसी वक्त होता है जब मैं सो के उठती हूँ। और कितनी देर में वो चले जाते हैं? ये तकरीबन घंटे डेढ़ में चले जाते हैं। और वो बड़े बड़े निशान होते हैं, छोटे छोटे स्पॉट्स होते हैं? छोटे छोटे निशान होते हैं। अच्छा ठीक है। और इसके अलावा आपको कोई और मसला नहीं होता? नहीं और नहीं होता। क्योंकि देखिए वो अगर पटीकी, जिस तरह ये बताना चाहिए, छोटे छोटे स्पॉट्स, इंसेक्ट बाइट हो सकती है, बेड बग्स हो सकती हैं जो रात को किसी चीज़ ने काटा तो सुबह उसका। आई अंडरस्टैंड दैट वो मोस्टली जब आप सोकर उठते हैं तो Pressure ये चीज़ से- इनकी लाल हो रही होगी, Pressure। ये लाल हो रही होगी। हाँ प्रेशर। तो कई छोटे छोटे स्पॉट्स स्किन पे पड़ जाते हैं पूरे। लेकिन वो नहीं स्पॉट्स वो रेड हो जाता है, स्पॉट्स नहीं कह रही ना, रेड हो जाता है पूरा। तो ये रेड, ये वो रेड, पे प्रेशर सिम्टम्स होंगे जिस तरह से वो सोती है। कुछ लोग चारपाइयों पे सोते हैं तो नींद भी पड़ जाते हैं। वो जिस पोस्चर में सो रहे हैं, जिन हार्ड सरफेस पे सो रहे हैं या डिपेंडेंट एरियाज पे सो रहे हैं, तो वो आपके सुन भी लोग बहुत कहते हैं कुछ नहीं होता, सिर्फ वो प्रेशर की वजह से उनका हाथ या वो कंधा सुन हो रहा होता है। लेकिन जो फेशियल हेयर है, डॉक्टर के पास जरूर जाएं ताकि डॉक्टर एग्जामिन करे। ये चीज एग्जामिनेशन के बगैर बगैर नहीं हो जो सकती। फेशियल हेयर इस है वक्त देखें इजी ब्रूजिंग, विटामिन के डेफिशिएंसी भी हो सकती है। वो इजी इजी ब्रूजिंग अगर कह रहे हैं तो इजी ब्रूजिंग है या रेड है या स्पॉटिंग है। जैसे अगर क्या स्पॉटिंग है? कह रही है, पटीकी है, तो फिर इनको प्लेटलेट्स वगैरह ये सारे टेस्ट बिल्कुल करवाने तमाम चीजें करानी और पड़ेंगी। लेकिन बोन पेन कह रही हैं तो मोस्ट प्रोबेबली लगी ये रहा है कि इनका यूरिक एसिड का भी इशू हो सकता है, 22 इयर्स की, और रूमेटाइड का भी हो सकता है अगर फैमिली में रूमेटाइड वो है। पीसीओएस की तरफ जाएगा। जो फेशियल हेयर है उसके टेस्ट होंगे बाकायदा, इनके पीरियड्स वगैरह देखने पड़ेंगे, वजन देखना पड़ेगा। आजकल बच्चियों में कॉमन है, तो बच्चियों में जैसे कि वजन की ज्यादती बहुत कॉमन है। अभी फेशियल हेयर बता रही हैं तो उनका देखना पड़ेगा कि उनके पीरियड्स की रेगुलरिटी तो नहीं है। डाइट चेक करनी पड़ेगी, और अगर इस बच्ची का वजन ज़्यादा है तो डाइट देख के और उसको फिर डाइट प्लान दिया जाएगा, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि इसकी इवैल्यूएशन होगी, पूरी खुराक उसकी पता करनी पड़ेगी, माहवारी चेक करनी पड़ेगी, फिर उसके हिसाब से अगर उसके कोई ऐसा मसला है तो फिर उसके हिसाब से दवा देनी पड़ेगी, उसको रूल आउट करने और के लिए। ओवरीज का अल्ट्रासाउंड जो है वो हो जाएगा। और भी सिम्टम्स चेक करने पड़ेंगे कि फैमिली में भी मोटापा है कि नहीं, डायबिटीज है कि नहीं, फास्टिंग, सीरम इंसुलिन, TSH, हाँ 2-3 चीज़ें चेक करनी पड़ेंगी क्योंकि फेशियल हेयर पर आगे चल के प्रॉब्लम्स ला सकता है। सही, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं जनाब, ब्रेक के बाद हाजिर होते कहीं में जाएगा। जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आज हम क्योंकि शो करें हैं विटामिन्स के वाले से, देखिए बहुत सारी चीज़ों की डेफिशिएंसी, जैसे मेरी आज के शो में मैं देख रही हूँ कि ज़्यादातर ख़वातीन ने जो है ना वो कॉल किया। सोशल इशू पे मैं देखती हूँ हमारे मर्द हज़रात बहुत बढ़ चढ़ के कॉल करते हैं, और जितनी भी ख़वातीन ने मैं कॉल करी ना, वो यूजुअली अगर आप उनको सुने तो उनकी जॉइंट्स के इशू, चाहे वो यंग हो चाहे उनकी एज थोड़ी सी ज़्यादा हो, उनको जॉइंट्स के इशू हैं। सो एक चीज़ को भी आप जहन में ज़रूर रखिएगा कि हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे स्ट्रेसेस जो हमारे साथ, कुछ हमारे ट्रॉमास जो बचपन से होते हैं, कुछ वो ट्रॉमास कि जो हम जब बच्चा पैदा करने वाली स्टेज से गुजरे होते हैं, और उस वक्त अगर हमारे साथ कुछ चीज़ें ऐसी हुई हों, हो सकता है वो बिल्कुल बच्चा पैदा करने के बाद एज अ पोस्टमार्टम डिप्रेशन आपके सामने ना आए, बट लेटर इन लाइफ वो जो चीज़ आपने सप्रेस कर दी हुई है वो कहीं ना कहीं निकल के ट्रिगर होकर आ सकती है, क्योंकि आपकी बॉडी आपके तमाम तर ट्रॉमास को होल्ड करके रखती है, और फिर कहीं ना कहीं जाके आपको एकदम फील होता है कि अच्छा यार ये चीज़ें, मुझे पुरानी चीज़ें एकदम से याद क्यों आ रही हैं, इनको तो मैं भूल के, इनके पर तो मैं कापड़ डाल के बैठी हुई थी, ये अब चीज़ें वापस क्यों आ रही हैं। तो ख़वातीन में ये चीज़ बहुत होती है बनिस्बत आदमियों के। क्यों? क्योंकि आदमी वेंट आउट कर देते हैं, वो बात करेंगे, वो गाली दे देंगे तो वो उनका गुस्सा ठंडा हो जाएगा, लेकिन ख़वातीन जो सब सुन रही होती हैं वो होल्ड करके बैठी होती हैं। तो अब देखिए एक मसला तो भी, कोई ऐसे विटामिन जो कि ख़वातीन के स्ट्रेस को दूर करने में, मैं आप चारों से पूछना चाहूँगी कि उनके काम आ सके। देखिए इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है ना, स्ट्रेस मैनेजमेंट में स्लीप का बहुत बड़ा रोल है।
तो मेलाटोनिन इसमें बहुत ज़्यादा काम कर सकता है कि अगर आपको उसकी डिस्टर्बेंसेज है तो इंस्टेड ऑफ कि आप स्लीपिंग पिल्स लें, आप मेलाटोनिन पे काम करें और वो आप देखें, पहले तो असेस करवाएं कि आपको कितना चाहिए और किस तरह से चाहिए, उसको समझे, उसको लें। और अच्छा, विटामिन मेलाटोनिन डी से का इंसान खुश रह सकता है? कोई ऐसा कोई बताया ना खवातीन को बोले कि इंसान की जिंदगी में टेंशन भी चली तो वो ऐसी कोई विटामिन खा ले खुश बैठ जाए। अच्छा चलो होने दो इंसानों की। विटामिन का तो नहीं, लेकिन अगर आप आधे घंटे की वॉक कर लें, आधे घंटे की वॉक कर लें, ये समझ लें कि विटामिन को आप मैजिक पिल समझते हैं ना, तो आधे घंटे की वॉक आपकी जिंदगी का मैजिक है। लिख लो खवातीन, आज से वॉक पे जाना। आपकी स्ट्रेस मैनेजमेंट में काम करता है, वो आपके अच्छे हार्मोन्स रिलीज करेगा, हैप्पी हार्मोन्स जिसको हम कहते हैं, वो आपकी बॉडी में वैसी बहुत सारी तब्दीलियां लाएगा। उसके हेल्थ बेनिफिट बहुत ज़्यादा है। शुगर ब्लड प्रेशर वालों को भी आधे घंटे की वॉक बहुत ज़रूरी है। वॉक वाहिद ऐसी एक्सरसाइज है जो आपके जिस्म के हर हिस्से में ब्लड सप्लाई पहुंचाती है और पूरे जिस्म को ब्लड चाहिए। अगर सर्कुलेशन अच्छी होगी तो टिंगलिंग सेंसेशन, बर्निंग हो रही है, सुन हो रहा है, हाथ जॉइंट में दर्द हो रही है, घुटनों वाले जितने पेशेंट आते हैं वो कहते हैं वॉक नहीं कर सकते, घुटने में दर्द है, उनके लिए तो ज़्यादा ज़रूरी है वॉक करना। क्योंकि अच्छा, जितना वो इस काम को चलाएंगे उतना उनका ये जॉइंट। और ट्रेडमिल पे वॉक नहीं करनी, ट्रेडमिल पे वॉक करेंगे तो फिर घुटने मजीद खराब होंगे। असली वॉक एनवायरनमेंट में, क्योंकि आपके स्ट्रेस मैनेजमेंट में वॉक बहुत अच्छा। स्ट्रेस वालों को कहते हैं वॉक करो, डायबिटीज वालों को कहते हैं वॉक करो, जॉइंट वालों को कहते हैं वॉक करो, वेट लॉस करना है वॉक करो, खुश रहना है तो वॉक करो। भाई तो नतीजा ये खस किया कि वॉक करें, ठीक है। डॉक्टर साहब आपके वजह से सजेस्ट करेंगे? मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि विटामिन डी जो है ना वो आपको बहुत ज़्यादा खुश रखती है और उसका ताल्लुक स्ट्रेस से बहुत ज़्यादा है। अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी, जो कि तकरीबन हर बंदे को ही हो रही है, अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी को दूर कर लिया जाता है तो यकीन करें कि डिप्रेशन और स्ट्रेस का बहुत ज़्यादा खात्मा होता है। और ये जो विटामिन डी है, कहने को एक छोटी सी विटामिन डी है, ये आपका हार्मोन का भी काम देती है, आपका इम्यून सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग करती है, स्ट्रेस को भी ये दूर करती है और इतना ये काम करती है कि जिन लोगों में इसकी डेफिशिएंसी देखी गई है वो ऑटो इम्यून डिजीज़ जो है वो तक डेवलप कर लेते हैं। मतलब कहाँ नहीं विटामिन डी आपका काम कर रही, सिर्फ सूरज की रोशनी इसमें काफ़ी नहीं है, क्योंकि ये खाने की बहुत कम चीज़ों में है। खुराक को बेहतर कर लें, विटामिन डी को पूरा कर लें, आपकी स्ट्रेस, आपकी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी, खुश रहेंगे आप। खुश रहेंगे। डॉक्टर साहब कोई ऐसी चीज़ जो कि नर्वस सिस्टम को हमारा थोड़ा सा मजबूत बना दे? जी, विटामिन B12, विटामिन B6, ये हमारे नर्वस सिस्टम को, हमारी नर्व्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं। इनको किस टाइम पे वैसे खाना चाहिए? वो हम ले सकते हैं किसी भी टाइम पे, आफ्टर मील ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें ये कि आपके जो पट्टे, अक्सर मैं सुन रही हूँ टिंगलिंग सेंसेशन हो रही है, पट्टे सुन हो रहे हैं, तो उसमें विटामिन बी और बी कॉम्प्लेक्स जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। एक और बात ये करूँगी कि देखें, जहाँ पे विटामिन की कमी नुकसानदेह है वहाँ पे उसकी ज़्यादती भी नुकसानदेह है। विटामिन डी का अगर एक्सेस हो जाएगा तो वही जोड़ों में दर्द होना शुरू हो जाएगा, उल्टा आपको और प्रॉब्लम हो जाएगी। विटामिन ए जो कि हम जिसको आईसाइट, विजन के लिए करते हैं, अगर वो ज़्यादा ले लेंगे तो उससे भी आपके इश्यूज शुरू हो जाएंगे। तो हर चीज़ मॉडरेट, मतलब एतदाल में लें, एक डॉक्टर के मशवरे से कि ये मुझे दवा कितना टाइम खानी है। जैसे हम आयरन थेरेपी करते हैं तो हम उसकी रिप्लेसमेंट थेरेपी 3 मंथ्स करते हैं कि 3 मंथ्स पे आपने आयरन लिया, फिर आप अपना CBC कराओ, हेमोग्लोबिन चेक करो, अगर वो बेहतर हो चुका है, रिप्लेस हो चुका है तो ठीक है। मतलब हर चीज़ की ना एक मिकदार है। विटामिन डी और कैल्शियम जो है वो 600 माइक्रोग्राम, 600 to 1000 के बीच बीच में रखना है, उससे ज़्यादा नहीं लेना है। तो ज़्यादती भी ना करें कि हर चीज़ पर हम विटामिन्स पे ही गुजारा करें और बैलेंस डाइट ना लें। एक और बात जो हमने डिस्कस की थी कि आपकी प्लेट, मतलब कलर्ड प्लेट होनी चाहिए, उसमें सब्जियां भी हों, उसमें आपके क्या कहते हैं मीट भी हो, तो हर चीज़ थोड़े थोड़े अमाउंट में लें, वो ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी है, वो आपको हेल्दी भी रखेगी और आपको खुश भी रखेगी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये विटामिन ई की टेबलेट्स मैं अक्सर देखती हूँ कि वो आती है, जो कैप्सूल्स भी आते हैं, वो जैसे मुँह चेहरे पे लगाने के लिए मिलते हैं, वो चेहरे के लिए वो लगाना ज़्यादा बेहतर है या उनको खाना ज़्यादा बेहतर है? खाना बेहतर है ऑब्वियसली। खाना बेहतर है। देखिए वो विटामिन ई खाना इतना नेसेसिटी नहीं होती। अगर आपकी डाइट में मछली का इस्तेमाल है, आप अच्छा गोश्त खा रहे हैं, तो आपको विटामिन ई की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, आपको ऊपर से सप्लीमेंट लेने की नीड नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है आप 15-20 दिन में गोश्त नहीं खा रहे हैं, मछली का इस्तेमाल भी नहीं है, चिकन भी नहीं खाते हैं, देन आप कैप्सूल यूज कर सकते हैं। अदरवाइज आपकी विटामिन ई की रिक्वायरमेंट जो है वो अंडे से, प्रोटीन से, मछली से, इन सब से पूरी हो रही होती है जितनी आपको चाहिए। और अगर वेजिटेरियन, फर्ज करें आप वेजिटेरियन लोग, वीगन लोग जो अंडे वाले नहीं खाते, फिर वो कैसे पूरी करें इसको? तो फिर आप कैप्सूल ले लीजिए। फिर कैप्सूल ले लीजिए। बिल्कुल आप कैप्सूल ले सकते हैं। जिंक का कितना किरदार है बताएं? जिंक इज इम्पॉर्टेंट। देखिए जिंक जो है हमारे बहुत सारे, हमारी बॉडी में जो केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं, जिंक जो है उसको आगे बढ़ा रहा होता है।
ठीक है। तो मैं तो ख़ास तौर पर वो लोग जिनके हेयर फॉल हो रहा होता है, एक्नी का इशू होता है, और अब तो बहुत सारे स्ट्रेस फैक्टर जब आते हैं हमें लगता है कि एक्नी जो है वो सिर्फ स्ट्रेस से हो रही है, तो जिंक सिंपल आप एक जिंक दे दें, आप एड ऑन करें ट्रीटमेंट में सिर्फ टॉपिकल एप्लीकेशन के साथ, तो एक्नी सबसाइड कर जाती है। तो जिंक इसलिए इंपॉर्टेंट होता है, जिंक बहुत सारे, अगर आपको लगता है कि देखिए आपके वाइटामिन हैं, सारी चीज़ें आप खा रहे हैं, लेकिन फिर भी आप लेथार्जिक हैं, आपको लगता है कि आपको रात में नींद अच्छी नहीं आ रही है, और स्ट्रेस फैक्टर आपको लगता है कि रिलीज हुए ही चले जा रहे हैं, हर इंसान को अपनी बॉडी पता होती है ना, देयर यू शुड ऐड जिंक, ठीक है। हफ्ते में 2 दफ़ा उसका इस्तेमाल, 3 दफ़ा लेना काफ़ी होता है, लेकिन जिंक की कमी भी जो है आपकी कीवी पूरी कर सकता है। आप जो है मछली खा रहे होते हैं हफ्ते में 1 दफ़ा, आप 1 दफ़ा की जगह 2 दफ़ा कर दीजिए, तो आपको जिंक के सप्लीमेंट देना नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर आप उसमें सप्लीमेंट की फॉर्म में खा रहे होते हैं ना, तो फिर एडिशनली आपको कॉपर लेना ज़रूरी होता है, सही है। नहीं तो जिंक जो है आपकी बॉडी में जो है वो एक्सेस हो जाता है, तो वो कॉपर जो है उसकी एब्जॉर्प्शन अच्छी करा रहा होता है, ठीक है, उसके साथ बाइंड अच्छा होता है, तो फिर आपको जिंक की ज़्यादती नहीं होती है। तो डाइट, जैसा भी डॉक्टर साहबा ने कहा, डाइट अच्छी रखें, और जहां आपको ये इन ट्रेस मिनरल्स की ज़रूरत है वहां पे डॉक्टर से कंसल्ट करके लें। अदरवाइज जो है देखिए ये सारी जितने ये ट्रेस मिनरल्स होते हैं, जब ये एक्सेस हो जाते हैं ना, ये आपके लिवर को और किडनी को कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे होते हैं। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा सेल्फ मेडिकेशन है, आप देखते हैं जाकर आप किसी भी फार्मेसी पे जाएं, ये रखा है अच्छा ये ले लो ये ले लो, ठीक है। तो यहाँ पे कंसल्टेशन करना बहुत नेसेसिटी है। खाएं, अगर आपको लगता है हेयर फॉल हो रहा है, लोग बायोटिन खाना शुरू कर देते हैं, निर्रा फर्क नहीं पड़ता, ऐसे ही है, ठीक है, क्योंकि उसका ताल्लुक आपके B12 से होता है। उस वक्त B12 डाइट में है नहीं, बायोटिन खाए जा रहे हैं, आपको ना स्किन पे डिफरेंस आ रहा है और ना बालों में डिफरेंस आ रहा है। तो कंसल्टेशन इज़ अ वेरी नेसेसिटी, क्योंकि जो बेसिक वाइटामिन होते हैं वो आपके फर्दर ट्रेस मिनरल्स और उनको जो है उनकी एब्जॉर्प्शन, उनके अंदर कमी है या नहीं है, पहले ये तो डायग्नोसिस हो, ठीक है, और किस चीज़ की है, तो आप ज्यादती ना करें, आप ज्यादती ना करें, क्योंकि ज्यादती ज़्यादा बुरी है रादर देन डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी देखें आपको सिर्फ कमजोरी दे रही है सब कुछ ना, आपके गुर्दे और ये सब कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो रहे, लेकिन आपने एक्सेस कर लिया अगर, तो वो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। तो फिर वो जैसे एंड में सारी गेम वही एतदाल की आ रही है कि आपने हर जो चीज़ है ना उसको एतदाल के साथ करना है, क्योंकि हम जो है ना बड़े एक्सट्रीमिस्ट हैं। या तो अगर हम डाइट करने भी जाएंगे तो हम इतने ज़बरदस्त किस्म के फाके कर लेंगे कि हम बाकी हर जगहों से अपने आप को ना डिप्राइव कर लेते हैं वाइटामिन में, और या फिर अगर हम इंजॉय करने पे आते हैं फिर हम इतना खा लेते हैं कि हम अपनी हर चीज़ जो है ना वो हिला के रख देते हैं। सब ये आपका, ये हम आपको खुदा के नहीं बताएंगे कि आपने अपनी ज़िंदगी में एतदाल कैसे पैदा करना है, ये आपको खुद सीखना है। आप एक ही चीज़ कहते हैं कि फूड ऑन योर प्लेट टुडे डिसाइड मेडिसिन ऑन योर बेड साइड टुमारो। एग्जैक्टली। बस जनाब, इसी के साथ अब मेरे पास टाइम भी नहीं है, बस इसी जुमले के साथ मैं ख़त्म करी शो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, शाद रही है, बात रही है, पाक आपको औलाद के गम से महफूज रखे, ज़िंदगी रही तो आपसे कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।